औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पते जिसे निम्र अहमद ने तहरीर किया है, इसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। हॉस्पिटल में बैठी थी और सोच रही थी कि वो आयशी गुल की तरह होती काश, हमेशा से सच्ची, हमेशा से बाहया। अनेक उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर उन्हें वापस गिरा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मांगे। ये गिरा कहाँ लगी थी, दुआ कब रूठी थी, शायद डीजे के वक्त। हाँ, तब भी वो ऐसे ही एक अस्पताल के उलियात खाने के बाहर बैठी थी। वो गिरा अब कैसे खुलेगी। फोन की घंटी बजी तो वो जरा चौंकी, फिर मोबाइल देखा। अब्बा कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा। इसने फोन कान से लगाया तो अपनी आवाज बेहद पस्त और भारी लगी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है और किधर हो? फिर वो रस्मी लाइक हाल हवाल और तमीज के बाद पूछने लगी, तुम वापस कब आ रहे हो? फोन कान से लगाया इसने, जोर से आंखें खोली। सामने का मंजर धुंधला गया। अब्बा, मुझे मजीद वक्त लग जाएगा। हाँ, अब्बा को जैसे उकताहट हुई। इतने दिन हो चुके हैं क्या अभी तक तुम्हारा टूर खत्म नहीं हुआ? आपने खुद ही तो कहा था लंदन जाने के बजाय तुर्की में जितना चाहे वक्त गुजार लो। हाँ ठीक है, मगर तुम्हारी अम्मा रोहेल का वलीमा करना चाहती हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, जहान का प्रोग्राम है, क्या वो तुम्हें मिला है? हया ने एक नजर ऑपरेशन थिएटर के बंद शीशों के दरवाजे को देखा। जी, वो यही है, वो भी साथ ही आएगा। इसकी आवाज में खुद भी इतनी बेयकीनी थी कि अब्बा ने जैसे दूसरी तरफ से साया सर झटक दिया। मुझे पता है वो तुम्हें नहीं मिला होगा, खैर छोड़ो, तुम जल्द आने की कोशिश करो। वो कितने पर यकीन थे कि जहान उनकी बेटी से कतई ताल्लुक करना चाहता है। हालांकि वो तो थे उस दिन जब उनकी मंगनी हुई थी, मगर नहीं, लोग अपनी आंखों के बजाय दूसरों के कानों पर यकीन करने को तरजीह दिया करते हैं। अब्बा, मैं जल्दी नहीं आ सकती, एक दोस्त हॉस्पिटल में दाखिल है, इसकी इंटरक्रिटिनल सर्जरी है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब्बा। आंसू बेख्तियार इसकी आंखों से लुढ़क कर नकाब के अंदर जज्ब होने लगे। अब्बा चंद लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गए। उसका यहाँ कोई नहीं है अब्बा, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। इसने 5 माह इस्तांबुल में मेरा बहुत ख्याल रखा है, हर मौके पे उसने मेरा साथ दिया है। अब क्या मैं इसे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर आ जाऊं? ओ आई सी। वो जरा धीमे पड़े। क्या वो लड़की हाले नूर, क्या उसका ऑपरेशन है? वो ठहर ठहर के पूछ रहे थे। वो जरा चौंकी। आप हाले को कैसे? बात अधूरी रह गई। फौरन ही अब्बा ने कहा और वो अपने दूसरे हाथ से भी आंखें साफ करने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किचन में खड़े होकर नूरबानो को तुर्की नामा सुनाना होगा, और तुम सुनाती रहोगी तो सारा घर बर्दाश्त से सुनने के अलावा और क्या कर रहा होता था? ओह अच्छा, हाले का नाम तो वो बहुत लेती थी, अब्बा इससे वाकिफ थे। फिर भी इसने तरदीद या तस्दीक नहीं की। झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी और सच बोलने का हौसला नहीं था। अब्बा, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए मैं इधर रहूंगी। रोहेल को अगर इतनी जल्दी है तो कर ले मेरे बगैर अपना वलीमा। अच्छा ठीक है, फिर जैसे ही वो ठीक हो तुम वापस आ जाना। चंद मजीद नसीहत करके फोन बंद कर दिया। हया चंद लम्हे फोन को देखती रही, फिर पप्पो का नंबर मिलाया। हेलो पप्पो। उसने तीसरी बेल पे फोन उठा लिया। इसने कुछ कहना चाहा मगर कह न सकी। हालत में कुछ फंस सा गया। आंसू बार बार उबल रहे थे। हेलो हया। पप्पो उसका नंबर पहचानने के बाद इसे पुकार रही थी, मगर इसके अल्फाज मर गए थे। वो इन्हें बताना चाहती थी कि इनका बेटा कहाँ है, कैसा है। वो इसके लिए दुआ करे मगर कुछ कह न सकी। हेलो हेलो, मगर वो आगे बोल न सकी। उसने कॉल काट दिया और फिर फोन बंद कर दिया। जहान ने किसी को भी बताने से मना किया था और वो इसका एतबार तोड़ना नहीं चाहती थी। अजीब बेबसी थी। सेकंड, मिनट, घंटे, वक्त गुजरता जा रहा था। इसने जहन पे जोर देने की सही की। जब किसी का ऑपरेशन होना हो तो क्या पढ़ना चाहिए? सायमा ताई कहती थी कि पहले कलमे को 1.25 लाख दफा पढ़ना चाहिए। जब भी कोई बीमार होता या किसी किस्म का एंट्री टेस्ट या एडमिशन का मसला होता, ताई के लाउंज में वही एक माहौल सज जाता। चांदनियां बिछाकर खजूर की गठलियों के ढेर लगा दिए जाते। अस्पताल का वो कॉरिडोर अब सर्द पड़ता जा रहा था। जुलाई की शाम भी ठंडी महसूस हो रही थी। इसने सोचा कि वो इस वक्त क्या पढ़े, बगैर हिसाब रखे, बगैर किन्हें तवज्जो और यकसुई से क्या मांगे। मगर वो गिरा खोलने का नाम ही नहीं लेती थी। डीजे के बाद इसने दुआ मांगनी छोड़ दी थी और पर्दे के बाद शिकवा करना छोड़ दिया था। मगर अब भी वो शिकवा करना चाहती थी, जैसे हजरत
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। इसने कुर्सी की पुष्ट पे दीवार पे सर टिका कर आंखें मूंद ली। बस यही एक शिकवा था जिसपे लब मुहर बंद नहीं रहे थे। मैं अपना दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। धात की कुर्सी जैसे मकनातीस बन गई और चांदी के मुजस्समों का कतरा कतरा अपने अंदर जज्ब कर रही थी। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। कुर्सी ने उसकी सारी चांदनी निचोड़ ली थी। लोहे का एक होल बाकी रह गया था जिसे मकनातीसी निशत ने खुद से जोड़ लिया था। मैं अपने दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। इसके कदमों में जैसे बेड़ियां डल गई थी। वो चाहकर भी हरकत न कर सकती थी, न सांस ले सकती थी। हर तरफ जैसे अंधेरा था। उसे एक शख्स को खो देने का सिर्फ एहसास भी इस तारीख सुरंग की तरह था जिसका कोई इख्तिताम नहीं था। इसकी सारी चांदनी इस अंधेरे में डूब गई थी। मैं अपनी दुख और मलाल की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती हूँ। 5-5.5 घंटे गुजर गए थे। तभी शीशे का दरवाजा खुला। इसने सर्जन को अपनी तरफ आते देखा। उसको लोहे के खोल को कुर्सी की मकनातीस ने यूं चिपका रखा था कि वो चाहने के बावजूद उठ न सकी। क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर? इसने खुद को कहते सुना। सर्जरी पेचीदा थी मगर कील बहुत अंदर तक नहीं गई थी। हमने उसे निकाल लिया है। डॉक्टर उसे बताने लगे। इसकी खोपड़ी का जो हिस्सा डैमेज हुआ था उसे टाइटेनियम मैलिश के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। और वो ठीक है या नहीं? इसने बेकरारी से उनकी बात काटी। वो पता नहीं कौन सी जबान बोले जा रहे थे। हाँ ऑफ कोर्स वो ठीक है। सर्जरी कामयाब रही। जैसे ही एनेस्थीसिया उतरेगा वो स्टेबल हो जाएगा तो आप इससे मिल सकेंगी। जिंदगी में बाज़ खबरें इंसान को कैसे मिलती हैं, शायद जैसे ऊपर से बहती कोई आबशार हो, जैसे उसका धारा उसे भिगो दे, या फिर जैसे आसमान से सोने के पतंगे गिर रहे हों, या जैसे लहलहाते सब्ज़ार के साथ किसी चश्मे के ठंडे पानी में पांव डालकर बैठना हो। मरहम, ठंड, सुकून। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसकी आंखें और आवाज दोनों भीग गईं। नकाब के ऊपर लबों पे हाथ रखकर जैसे उबलते जज्बात को काबू करने की कोशिश की, फिर उठ खड़ी हुई। लोग सुकून पाकर निढाल होके बैठ जाते हैं मगर वो इस कैफियत में उठ खड़ी हुई। मकनातीस गायब हो गया और चांदी का मुजस्समा फिर से चमकने लगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। जिंदगी में किसी को इसके मुंह पे इतने दिल से इसने शायद पहली दफा दुआ दी थी। वो एक पेशावराना मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बिश देकर आगे बढ़ गया। जिस शीशे के दरवाजे से वो आए थे इसके पार अमले के 2 अफराद एक स्ट्रेचर धकेलते जा रहे थे। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ आई और चेहरा शीशे के दरवाजे के करीब ले जाकर देखा। वो जहां नहीं था। लेटे हुए इसकी गर्दन एक तरफ ढलकी थी क्योंकि चेहरा हया के सामने था। बंद आंखें नीचे गहरे हल्के सर पट्टियों में जकड़ा। एक पट्टी आंख के करीब से गुजरती थी। बेहोश बेखबर स्ट्रेचर आगे बढ़ गया। वो बस उसे देखती रह गई। दोनों के दरमियान इस दफा पहले भी शीशे की दीवार थी, ऐसे ही जैसे बहुत पहले इनके दरमियान थी। तब धुंधली थी। आर पार का मंजर मुबहम था लेकिन अब वो साफ थी, सब वाज़ेह था। मगर दीवार तो दीवार होती और हाथ जख्मी के बगैर इस दीवार को हटाना मुमकिन भी न था। बहुत थकी थकी सी वापस उसने ठीक से दुआ नहीं की थी मगर वो ठीक से शुक्र तो कर सकती थी ना। सल्तनत तुर्किया के दारुल हुकूमत अनकरा पे शाम का नीलगो सुरमईपन छा रहा था। उसके प्राइवेट रूम तक आने से कबल वो अपने होटल के करीब एक फ्लोरिस्ट से सफेद गुलाबों का एक बड़ा सा बुके ले आई और अब इसके कमरे में खड़ी एक कॉर्नर टेबल पे रखे गुलदान में वो फूल सेट कर रही थी। सफेद गुलाब जब कांच के गुलदान में जलवागर हो चुके थे उसने चेहरा उनके करीब करके आंखें मूंदे सांस अंदर को उतारी। ताजा दिल फरेब महक सारे वजूद में अंदर तक घुल गई। फिर इसने पलट कर देखा। वो सो नहीं रहता, बस गर्दन से जरा नीचे शेड डाले आंखें बंद किए लेटा था। सर वैसे ही पट्टी में जकड़ा था और ऊपर सफेद जालीदार सी टोपी थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कहने के साथ आया ने गुलदस्ते से एक आध कली अलहदा की। वो बंद आंखों से ज़ेरे लब बड़बड़ाया। ओके। वो कली हाथ में लिए एक लंबे से काउच पे आ टिकी जो बैठ के पाए थे के करीब ही दीवार के साथ लगा था। बाया इसने नहीं उतारा था, बस नकाब नीचे कर लिया था। डॉक्टर्स कह रहे थे तुम बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। चंद लम्हे गुजरे तो इसने गुलाब की टहनी को उंगलियों पे घुमाते हुए बात करने की एक और सही की। पता है मुझे, इसने आंखें नहीं खोली, अलबत्ता माथे पे एक आहट भरी शिकन के साथ जवाब दिया। वो परवाह किए बगैर हाथ में पकड़े सफेद गुलाब को इसी तरह घुमाई गई। बहुत कुछ याद आ रहा था। तुम्हें याद है जब हम पहली दफा इस्तांबुल में मिले थे तब तुमने पूछा था कि कौन है? जरा सा मुस्कुरा कर कहते हुए इसने जहान को देखा जिसने इस बात पे आंखें खोल कर एक चटती नजर उस पे डाली, जैसे कि तुम जानते ही नहीं थे कि कौन है। तो तुमने आगे से क्या कहा? फुप्पो की भतीजी, यानी फुप्पो से मिलने आई हूँ।
हाँ तो इन्हीं से मिलने आई थी ना। इसे इन बातों को दोहराने में मजा आने लगा था, बिल्कुल जैसे अभी कपादोकिया देखने आई हो। सो तो है, इसने जरा सा शाने उचकाए। और कोई था जो बताया कि घर जूते उतार कर दाखिल हो रहा था और एप्पल ट्री के अलावा तो इसे किसी चाय से वाकफियत न थी। जहान ने आंखें वापस बंद कर ली। काउच के शीशे का एक दरवाजा था जो बाहर खुलता था। इसके पारन का मौसम जैसे बहुत खिला खिला लग रहा था, यूं जैसे इस दफा बाहर जुलाई में उतरी। और मेरा चूल्हा ठीक करते वक्त मुझे तुम मेरे अल्फाज लौटा रहे थे, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी कोई नीज भी पड़ता है। अगर तुम ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो तो वो मैं नहीं हूँगा, सो बोलती रहो। और कोई कहता था कि वो बहुत गरीब आदमी है। इसने असर लिए बिना अपना मशगला जारी रखा। सो तो हूँ, और जब तुम्हारे ड्राइवर ने जहाज सिकंदर का नाम लिया तो क्या मैं इसके साथ ना आती। वो फूल को टहनी से पकड़े इसकी कली को अपनी थोड़ी पे घुमा रही थी। इसने सिर्फ नाम लिया था ही नहीं कहा था कि इसे जहान सिकंदर ने भेजा है। तुम्हें पूछना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम ताइफ रुकान से इतना डरते हो। मौसम की शादाबी इसके चेहरे पे भी नजर आ रही थी। मुस्कुराहट दबाए वो सारी बातें दोहराना बहुत अच्छा लगा था। मैं किसी से नहीं डरता। ऐसे फुप्पो कहती हैं कि जहान की मत सुना करो। वो तो खवा मैं खवा कहता ही रहता है, मम्मी की मत सुना करो। वो यूं ही बोलती रहती है। वो एकदम चौंकी फिर बेख्तियार हंसती। जहान ने आंखें खोल कर गर्दन जरा उठाकर उसे ताज्जुब से देखा। हंसी क्यों? कुछ नहीं। हाँ ने मुस्कुराते हुए सर झटका। और याद है कि किस तरह तुमने और आयशी ने जाहिर किया था कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते। गुलाब की पत्तियों को अपने रुखसार और थोड़ी बार महसूस करते इसने इस वक्त का हवाला दिया जब आयशी और जहान के लिए बंदरगाह तक आई थी। गलत, हमने कुछ जाहिर नहीं किया था। तुम अगर पूछती तो हम बता देते। वो बता देती, मगर तुम मेरा एक काम करोगी? इसने बात काटकर बहुत संजीदगी से आया को देखते हुए कहा। हाँ कहो। वो बहुत संजीदगी से सुनती काउच पे जरा आगे को हुई। पहले एक दफा जहान ने इससे चाय बनवाई थी, वरना वो कोई काम ना कहता था। मुझे फार्मेसी से थोड़ी सी कॉटन ला दो। श्योर। वो मुस्तैदी से उठी। इसका काम करने की खुशी बहुत कीमती थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो किसी ख्याल के तहत रुकी और पलट कर जान को देखा जो अभी तक उसे ही देख रहा था। किस लिए चाहिए कॉटन? कान में डालनी है। मुझे पुरजोर से बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। पहले आंखों में हैरत उभरी, फिर अचंभा, फिर समझ में आने पे ढेर सारी हंसी। लब खुद ब खुद बिछ गए और पैर पटकती वापस काउच पर आकर बैठ गई। बाजू सीने पर अभी टेक लगाए खामोश मगर नाराज नजरों से उसे देखने लगी। बहुत शुक्रिया। उसने गर्दन सीधी करके आंखें फिर से मूंद ली। ये आदमी भी ना 2-4 दिन महजिब बना रहे तो बीमार पड़ जाए, इसलिए अपने असली रूप में बहुत जल्द वापस आ जाता है। वो इसी तरह खफा खफा सी बैठी उसे देखती रही। सुबह बाहर को सबिया खनम को छोड़ने से कबल इसने एक मोबाइल फोन पर सिम खरीद कर इसे एक्टिवेट करवा दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती? बाहर खफा हुई थी। वो दोनों सबिया खनम के घर जा रही थी। तुमने कहा था कि तुम अच्छी लड़की बनी रहोगी और मेरी सारी बातें मानोगी। ओके, मैं क्या कर रही हूँ? बाहर फौरन धीमी पड़ गई। अच्छा, ये फोन अपने बैग में रखो, मैं तुम्हें इस पे कॉल कर लूंगी और चाहो तो इससे आयशी को भी कॉल कर लेना। बाहर ने फोन उसके हाथ से थामा और उसे अलट पलट कर देखा और फिर शुक्रिया कहकर अपने गुलाबी पर्स में डाल दिया। छोटा सा पीस था मगर इसमें वो दुनिया जहान की चीजें लिए पड़ती थी। कंघी मांगो या कैची, इसके पर्स में सब निकलता था। बाहर को सभी खानों के घर छोड़कर वो दोबारा टैक्सी में आ बैठी जिसे वो इंतजार करने का कह के गई थी। आज मिसेस अब्दुल्ला वगैरह को भी आ जाना था, सो बाहर को कंपनी रहेगी। वो अस्पताल के रास्ते में थी जब फोन बजने लगा। वो जो खिड़की के बाहर इनकर रखी भागती दीवारें देख रही थी, चौंक कर फोन की तरफ मुतवज्जा हुई। अम्मा कॉलिंग। हया, वापसी का क्या प्रोग्राम है? छूटते ही उन्होंने इस्तफसार किया। एक तो इसके घर वालों को इसकी वापसी की बहुत फिक्र थी। सुकून से नहीं रहने देना इन्होंने। अब 1 हफ्ता लगेगा। अब आ भी जाओ। रोहेल का, अम्मा ये वही नताशा नहीं है जिसकी वजह से घर में तूफान आ गया था? अब वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है कि इसे सारी दुनिया से मिलवाने के लिए आपको इतनी जल्दी हो रही है? इसे अभी तक अम्मा रब्बा का नताशा को कबूल करना हजम नहीं हुआ था, इसलिए तो चाहते हैं जो लोग बातें बना रहे हैं इनके मुंह इस तरह बंद हो जाए। वो गहरा सांस लेकर रह गई। वो टीकी कहती हैं वो बेटे होते हैं जिनके बारे में बातें बनाने वाले वो के मुंह बंद करने के लिए जतन किए जाते हैं। बेटियों को तो अपनी सारी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। फोन बंद करके इसने रोहेल को कॉल मिलाई। टैक्सी अभी भी सिग्नल पे रुकी थी। हेलो जामा हफ्सा, कैसी हो? वो दूसरी जानिब बहुत ही खुशगवार मूड में बोला। मेरी बात सुनो और कान खोल कर सुनो। वो जवाब में इतने गुस्से से बोली कि अधेड़ उम्र टैक्सी ड्राइवर ने बेख्तियार बैक व्यू मिरर में उसे देखा। क्या हुआ? वो चौंका। तुम्हें अगर वली में कितनी जल्दी हो रही है तो कर लो मेरे बगैर, बल्कि मेरी तरफ से आज ही कर लो। मगर अब्बा अम्मा से कहो मुझे बार बार वापस बुलाना छोड़ दें। अगर तुमसे सबर से मेरा इंतजार नहीं होता और तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते तो ना करो। अच्छा,
अच्छा किया, हो गया यार, रिलैक्स, मैं तुम्हारे आने तक कुछ नहीं करूंगा। करने लगा, बहुत शुक्रिया, बाद में बात करते हैं। वो इसे पुकारता रह गया मगर इसने कॉल काट दी। वो अस्पताल से जरा फासले पे उतरी थी, पूरी स्ट्रीट अबूर करके आगे अस्पताल था। वो इरादतन कानों के शीशे की दीवारों को देखती आगे बढ़ रही थी। दुकानों की शीशे देख रही थी ताकि अगर कुछ खरीदना हो तो याद आ जाए। अभी वो स्ट्रीट के दरमियान थी कि एकदम से रुकी। वो एक गिफ्ट शॉप थी जिसके पारे से कुछ दिखा था। वो तेजी से इस शॉप तक आई और गिलास डोर ढकेल कर अंदर दाखिल हुई। इस दौरान इसने एक लम्हे के लिए भी निगाह इससे नहीं हटाई, मुबादा वो इसे खो न दे। अंदर दरवाजे की दाएं जाने वो छत पे नसब एक हुक से लटका हुआ था, एक बहुत खूबसूरत सा साउंड चाइम। वो गर्दन पूरी उठाए साउंड चाइम के अतराफ में घूम कर उसे देखने लगी। वो 1 फीट लंबा था। ऊपर एक सिल्वर गोल प्लेट थी जिससे लड़ियां निकल रही थी। 5 लड़ियां दरअसल लकड़ी की डंडियां थी जिनको सिल्वर पॉलिश किया गया था। बाकी 5 लड़ियां क्रिस्टल की थी जिसे एक धागे की पंखड़ियों में पिरो कर गुलाब की पंखड़ियां, चांदनी की सी चमकती क्रिस्टल की रोज पेटल, हर 2 पंखड़ी के बीच एक सिल्वर स्टिक लटक रही थी। इसने हाथ उठाकर होले से नाजुक कांच की लड़ी को छुआ। वो स्टिक से टकराई और लकड़ी और कांच की कोई अजीब सी धुन बज उठी। मौसीकी की किसी भी किस्म से मुख्तलिफ अनोखी सी आवाज थी। इसके लम से लड़ियां जो गोल गोल दायरे में घूमने लगी थी, आवाज आहिस्ता ठहरने के करीब आ ठहरी थी। और तभी इसने देखा ऊपर की सिल्वर प्लेट पे अंग्रेजी में खुदा था, मस्ट एवरी हाउस बी बिल्ट अपॉन लव, व्हाट अबाउट लॉयल्टी एंड एप्रिसिएशन, उमर बिन खत्ताब। इसने ज़ेरे लफ्ज़ इन अल्फाज को पढ़ा। उसे वो वाक़या याद था। एक शख्स अपनी बीवी को सिर्फ इस वक्त उस लिए छोड़ना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। इसके जवाब में ये अल्फाज उमर ने फरमाए थे कि क्या जरूरी है कि हर घर की बुनियाद मोहब्बत ही हो, तो फिर वफादारी और कदरदानी का क्या। अलबयान व ताबीन 101 सफ़ा नंबर 2, फराजुल कलाम सफ़ा 113। मुझे ये चाहिए। इसने एकदम जज्बात से मखमूर होकर बहुत जोर से सेल्स गर्ल को मुखातिब किया और फिर एहसास हुआ कि शॉप में अकेली है, सो इतना ओवर होने की क्या जरूरत है। मुझे ये पैक कर दें। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर उसकी तरफ आ रही थी। अब के इसने जरा धीमी आवाज में अपनी बात दोहराई। डीजे होती तो कहती हम वही पाकिस्तानी पेंडू के पेंडू। पूरे 10 मिनट बाद जब वो अस्पताल इसके प्राइवेट रूम में दाखिल हुई तो हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग में विंड चाइम नफासत से पैक करके रखा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने आदतन दरवाजा बंद करते हुए सलाम किया मगर अगले अल्फाज लबों में ही रह गए। जान कमरे में नहीं था, इसका बिस्तर खाली था। इसने सबसे पहले बाथरूम के दरवाजे को देखा जो जरा सा खुला था। जान पर्स और शॉपर मेज पे रखते हुए इसने जरा फिक्र बंदी से पुकारा। जवाब में दारद इसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, फिर धकेला। बत्ती बुझी थी। वो वहां भी नहीं था, किधर चला गया। वो मतअज्जुब सी काउच पे आप बैठी, शायद डॉक्टर जरूर चेकअप या टेस्ट के लिए लेकर गए हों। ये सोचकर जरा तसल्ली हुई। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही, फिर मिन चाइम पैकिंग से निकाला और सिंगल दरवाजे तक आई जो बाहर खुलता था। इसके अनुपर दीवार पे एक पेंटिंग आवेजा थी। है वो पेंटिंग उतारी और मेज पे रखी और विंड चाइम की रिंग स्कील में डाल दी। विंड चाइम की चीन दरवाजे के सिरे पे खत्म होती थी और इससे सिल्वर पे लड़ियां निकलती थी। इतने मुस्कुराकर पीछे जाकर अपने तोहफे को देखा जिसे वो सिर्फ जहान की लाई थी। अच्छा लग रहा है। इर्तियाज के बाद जरा सी हरकत में गोल गोल घूमता। दरवाजा चूंकि स्लाइड वाला था सो इसके खुलने पे विंड चाइम का इससे टकराने का अंदेशा था। फोन की घंटी बजी तो इसने फोन पर्स से निकाला। इस्लामाबाद पिंडी के लैंडलाइन का कोटा लल्ला, आज तो रोहेल भी मुझसे कत्ल हो जाएगा। हेलो। उसने फोन कान से लगाया और बहुत से सख्त जुमले तैयार किए थे कि जी मैडम एंडी कैसी हैं आप। इस लहजे को वो कैसे भूल सकती थी। इसने खड़े खड़े बेख्तियार बैठ के पायती को तामा। कौन बोल रहा है। बजारे लहजे को पुरसुकून और बेपरवाह रख के इसने सवाल किया। इसे कैसे मिला इसका तुर्की का नंबर। वो कोई मेजर अहमद तो ना था। आप हर दफा मुझे पहचान जाती हैं, इस दफा भी पहचान लिया होगा। खैर आपकी तसल्ली के लिए बताता हूँ कि वलीद बात कर रहा हूँ। आप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हैरत है। वो निडाल सी जहान की बैठ के पायती पे बैठी। ब्लैकमेलर ये ख्याल ही सारी तवानाई निचोड़ गया था। हैरत न करें, शुक्र करें, जब तक मैं बाहर हूँ आपकी इज्जत है। जिस दिन मैंने इज्जत देने वाला और छीनने वाला अल्लाह है। उसने उसकी बात काट के फौरन कहा जब तक वो मेरे साथ है मुझे आपकी परवाह नहीं। दबे दबे गुस्से से वो बोली थी। और आपको क्या लगता है आप कोई भी मूवी उठाकर उस पर मेरा नाम लगाकर पेश कर देंगे तो क्या सारी दुनिया यकीन कर लेगी। इनफैक्ट आप जो करना चाहते हैं कर लें, मुझे कोई परवाह नहीं। आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप लोग मेरे खिलाफ केस वापस ले लें। और जो पट्टियां आपने मेरे खिलाफ सुलेमान अंकल को पढ़ाई है ना, और जिसमें मुझे और हेड आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व कर रही है, इस मामले को भी यही खत्म कर दे वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो एक एक अल्फाज चबा के कह रहा था। तो अब्बा ने इस मामले पे भी इसको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था। मसलन क्या कर लेंगे आप। इसने फिर से अपने लहजे को मजबूत बनाने की सही की मगर दिल की लर्जिश ने जबान को सारा सच होता। अल्फाज लड़खड़ा गए थे। मैं क्या नहीं कर सकता इस वीडियो के साथ जानता हूँ।
आप कितनी खौफजदा हैं। इससे सो मैं इसकी सीटी बनवाकर इसे आपके घर के सारे मर्दों में तकसीम कर सकता हूँ। शायद आपको कुछ भी ना कहें, मगर वो दिल से आपकी इज्जत कभी ना कर सकेंगे। आप रुस्वा होकर रह जाएंगी। जहन्नुम में जाओ, इसने फट पड़ने वाले अंदाज में कहा और फोन बंद कर दिया। तभी कांच, स्टील और लकड़ी के बाहर टकराने की आवाज आई। फिजा में एक मद्दर सा इर्तियाश हुआ। तेजी से पलटी। जहां बालकनी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। इसका सर शायद विंड चाइम को छुआ था। एक नजर हया पर डालकर वो मुड़ा, ग्लास साइड बंद की और फिर पलट कर बेड तक आया। तुम कहाँ थे? इसने बमुश्किल खुद को संभाला। कहीं इसने कुछ सुना तो नहीं। फिर हया को देखा, गहरी अंदर तक उतरती नजर और फिर खामोशी से बिस्तर पे लेटने लगा। तुम्हें यूं नहीं जाना चाहिए था। सिस्टर को पता चले तो बुरा मानेगी। अभी तुम ठीक नहीं हो। तुम बताओ, तुम ठीक हो? वक्त तक के सहारे लेटे लेटे बहुत गौर से हया का चेहरा देख रहा था। बस एक पल लगा उसे फैसला करने में, वो बीमार था। फिर इसके दूसरे मसाइल भी तो थे। क्या अब इसे एक नया इशू खड़ा करके इसको मजीद बोझल करना चाहिए? क्या वो इतनी खुद गर्ज थी? हाँ मैं ठीक हूँ, ये तुम्हारे लिए लाई थी। इसने जबरदस्ती मुस्कुराने की सही करते हुए विंड चाइम की तरफ इशारा किया जो जहान से टकराने के बाद अभी तक गोल गोल घूम रहा था। शुक्रिया। इसने क्रिस्टल की इस खूबसूरत तोहफे को देखा तक नहीं, बस इसी तरह हया को खोजती निगाहों से देखता रहा। वो अभी तक बैठ के पायते के साथ खड़ी थी, इसरारी अंदाज में उंगलियां मरोड़ती, जरा बेचैन और मुस्तरिब। क्या घर से फोन था? इसने जैसे बहुत सोच समझ कर सवाल पूछा। हया का दिल जोर से धड़का। इसने कमरे के बाहर से कुछ तो लाजमी सुना था। इडियट ना हो तो। नहीं, वलीद लखारी, इसने सच बोल दिया। वो जरा सा चौंका। वही। अबरू उठाकर एक लफ्ज इस्तफसार किया है। नया इस बात में से डलाया। तुमने कहा था कि ऑफिस जाया करो। सो मैंने ऑफिस जाकर इसकी कुछ बदउनवानियां पकड़ी और अब्बा को बता दी। वो इसी पे मुझे धमकाने के लिए बार बार कॉल्स कर रहा है। लापरवाही से कहते हुए इसने जरा से शाने उचकाए। जहान के चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर जैसे जब्त कर गया। अभी यही कह रहा था। हाँ, मगर मैं इसकी ज्यादा देर तक नहीं सुनती। दो चार सुनाकर फोन रख देती हूँ। अभी भी पीटी सेल से किया था तो मैंने उठा लिया, वरना मोबाइल के गैर शनासा नंबर तो अब भी मैं उठाती नहीं हूँ। क्या इसने तुम्हें कभी मोबाइल से फोन नहीं किया? आपके बार वो चौकी। कुछ था जान की आवाज में, कुछ ऐसा जिसे वो कोई नाम ना दे सके। अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो मेरा फोन चेक कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शायद इसका मोबाइल नंबर देखा था तुम्हारे मोबाइल में। लेकिन अगर मुझे तुम पे शक होता तो उसी वक्त क्या था इसका मोबाइल नंबर किधर? हैरत से दौड़ाते हुए अपना मोबाइल इसकी जाने बढ़ाया। जान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फोन थामा, चंद एक बटन दबाया, फिर स्क्रीन इसके सामने की वहां कॉल लॉक खुला पड़ा था। पिछले हफ्ते की कोई तारीख थी क्या? वो नासमझी से स्क्रीन को देखने लगी। वहां कोई गैर शनासा सा नंबर था जिसपे कॉल टाइम आधे घंटे से जरा ऊपर का था। ये किसको? वो ताज्जुब से बड़बड़ाती एकदम चौकी। ये तो इरम ने कॉल की थी। इरम ने कॉल की थी? ये किसका नंबर है? इसने फोन हाथ में लेके करीब से लॉक को पड़ा। जहां बहुत गौर से इसका चेहरा दिख रहा था। हया, ये वलीद का नंबर है। लम्हे भर को तो हया का तनफ्फुस बिल्कुल थम गया। वो सांस रोके अब तक सी जहां को देखने लगी तो वो वलीद था जिसके साथ इरम और वलीद। ओह गॉड, मगर तुम्हें कैसे पता ये वलीद का नंबर है? जहान से ऐसे सवाल पूछना बेकार था, फिर भी वो पूछ बैठी। इसने जरा से शाने उचकाए। जब सलेमान मामू अस्पताल में थे तो इनके फोन पे इसकी कॉल आई थी। तब मैंने स्क्रीन पे आया इसका नंबर और नाम दोनों दिखे थे। मुझे नंबर्स कभी नहीं भूलते। अब तुम बताओ, इरम का इस मामले से क्या ताल्लुक है? एक दफा पहले भी वो तुम्हारे फोन लेकर गई थी, मुझे याद है। हया का सर चकरा रहा था। वो नीम जान कदमों से चलती काउच पे आ बैठी। इरम इसलिए अपने घर का कोई फोन इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए नहीं पकड़ी जाए, बल्कि इसलिए कि वलीद के साथ पकड़ी ना जाए। बहुत कुछ था जो इसकी समझ में आ रहा था इरम का। वो फिर बोलती गई, जो भी इसे मालूम था बताती गई। जान खामोशी से सुनता रहा। वो चुप हुई तो बस इतना बोला, मुझे इरम और वलीद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस ये बात खटक रही कि इसने बार बार तुम्हारा फोन क्यों इस्तेमाल किया? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं भाई, वो जैसे उकताया। मैं इरम की बात कर रहा हूँ, बजाय किसी मुलाजिम या किसी दोस्त का फोन इस्तेमाल करने के। इसने तुम्हारा ही क्यों किया पता नहीं, मगर मैं इरम से बात जरूर करूंगी। वो टिक लगाकर बिल्कुल खामोश सी होकर बैठ गई, जैसे कुछ सोच रही हो। इसकी नजरें विंड चाइम की लड़ियों पर मरकूज थी, मगर जहन कहीं और भटका था। वो वीडियो किसने दी वलीद को? किसने बताया वलीद को कि हया इस वीडियो से इस हद तक खौफजदा हो सकती है कि इसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है? हया ने हर जगह से वीडियो हटवा दी थी, मगर दो जगह ऐसी जो रह गई थी, इरम और हया के लैपटॉप्स। जिस दिन वीडियो नेट पे डाली गई थी उस दिन इन दोनों ने इसे अपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया था। इरम ने ही वलीद को दी होगी, मगर इस तरह तो इरम को अपनी बदनामी भी होगी। फिर पता नहीं। जहान बेड पे तकिए के सहारे लेटा, गर्दन उसकी तरफ मोड़े बगैर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो महसूस किए बगैर गिलास डोर के पार देखती कहीं और गुम थी। वो बहुत तेजी से सेहतियाब हो रहा था, ठीक से चल फिर भी सकता था। इसका अपना जाती ख्याल था कि वो बगैर रुके वो 2 मील तक भाग सकता है, मगर ऐसा करने की इजाजत न थी। अलबत्ता वो बिस्तर पर लेटने से सख्त
गुजार था। इस सुबह वो अस्पताल में वॉक करने ले गई। वो खामोशी से उसके साथ चलता रहा, सर पे वही सफेद टोपी और नीचे अस्पताल का हल्का नीला ट्राउजर और शर्ट। आम दिनों की निस्बत वो जरा आहिस्ता चल रहा था, मगर अब तो इसे खुद भी लगने लगा था कि जहान बिल्कुल ठीक है। उस रोज हम फोन नंबर्स की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है मुझे नंबर्स भूल जाते हैं, बल्कि याद ही नहीं रख सकती। वो दोनों साथ साथ वॉक कर रहे थे। जब उसने कहा, जहान ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कदम उठाता रहा। सुबह की ठंडी हवा घास के तिनकों के ऊपर बह रही थी। परिंदों के मधुर नगमे और दरख्तों के पत्तों की कड़कड़ाहट, सब कुछ बहुत पुरसुकून था। इतना पुरसुकून कि वो अपने सारे मसले और परेशानियां भुलाकर इस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने इस रात तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की थी क्योंकि मेरे दूसरे फोन में तुम्हारा नंबर नहीं था और जबानी नंबर याद नहीं था। मेरे पास उस्मान शबीर का कार्ड था, सो ने फोन किया। साथ ही उसे सफीर वाली बात का ख्याल आया, मगर वो अभी परेशान नहीं करना चाहती थी, सो इसे बात के लिए उठा रखा। अच्छा, जहान ने सरस बात में जरा सा हिलाया, जैसे इस सारे मामले में से कोई दिलचस्पी ना हो। और मैं वलीद के साथ इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं इसे रिश्ता भेजने से मना करना चाहती थी, मगर वो मेरी गलती थी। अब वो जंगले के साथ वॉक कर रहे थे। जंगल के पार सड़क पर दरख्तों की कतार थी। जहान जैसे इसकी बात सुनी नहीं रहा था, मगर अब मैंने जिंदगी से ये सीख लिया है कि हमें पसंद सबको करना चाहिए, लेकिन एतबार बहुत कम लोगों पे करना चाहिए। क्या देख रहे हो? अपनी रो में बोलते उसे एहसास हुआ कि जहान रुककर जरा सा रुख मोड़े जंगल के पार सड़क पे कुछ देख रहा है। हया ने इसकी निगाहों का ताकुब किया। वहां दरख्तों के साथ पुलिस एक जगह को फीता लगाकर सील कर रही है। लोगों का जरा सा रश फीते के अतराफ में जमा हो रहा था और वो गर्दनें ऊंची करके ममनुआ कत्ता अराजी को देख रहे थे। हया ने भी जरा आगे होकर देखा। वहां जमीन पर एक शख्स चितकरा पड़ा था, हाथ में पिस्तौल, कनपट्टी पे गोली का निशान और ढेर सारा खून। अल्लाह अल्लाह, अपने हाथ को बेख्तियार लबों पे रखा। अपनी जान खुद ले लेना मायूसी की इंतहा। क्यों करते हैं कुछ लोग ऐसा? नहीं। जहान ने इसी मंजर को देखते हुए नफी में गर्दन हिलाई। मेरा नहीं ख्याल कि ये खुदकुशी है। किसी ने इसे कत्ल करके लाश के हाथ में पिस्तौल दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये शक्की मिजाज आदमी भी ना। और तुम्हें कैसे पता कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है? वो पूरी इसकी तरफ घूमी। जहान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। यही बात, पिस्तौल इसके हाथ में है। हाँ, तो यही बात जाहिर करती है कि खुदकुशी हो सकती है। एक तो ऐसी अकलमंद बीवी अल्लाह हर एक को दे। जहान ने बहुत अफसोस भरी नजरों से उसे देखते नफी में चिल्लाया कि आंखों में नाराजगी उभरी। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ रखा होगा तुमने। अब मुझे कम अकल को क्या पता कि न्यूटन कौन था? वो इस कल्की से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता होगा। बहरहाल वो जो भी था, उसने कानून दिया था कि याद आ गया, न्यूटन वही था ना जिसका सेबों का कारोबार था। अब केस ने जरा मासूमियत से पूछा। जहान ने एक बेसाख्ता मुस्कुराहट डबों पे रोकी। हाँ बिल्कुल वही था। बहरहाल इसका तीसरा कानून कहता है कि हर एक्शन एक बराबर और मुखालिफ रिएक्शन होता है। जब इंसान गोली चलाता है तो गोली आगे और गन पीछे को झटका खाती है। खुदकुशी करने वाले ने चूंकि खुद को हर्ट किया होता है, इसलिए बमुश्किल 20% खुदकुशियों में पिस्तौल डेड बॉडी के हाथों में रहता है, वरना अमूमन वो इस इंसान से 30 सेंटीमीटर के फासले पे जा गिरता है। अच्छा, अगर हो सकता है कि ये इन 20% केसेस में से एक हो। वो भी हार मानना नहीं चाहती थी, मगर वो सुन नहीं रहा था। दूसरी बात, ये जो इसका जख्म का निशान है, ये जरा फासले से आया हुआ लगता है। खुदकुशी में इंसान कनपट्टी पे पिस्तौल रख के चलाता है और इसका निशान बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। पुलिस ऑफिसर सब डेड बॉडी की तस्वीर बना रहे थे। एक ऑफिसर जाए वक़्त का जायजा लेने में मसरूफ था। तीसरी बात, अगर गोली इसने खुद चलाई है तो हाथ पे गन पाउडर जरूर गिरा होगा, और अगर मैं जरा करीब से देख पाता तो तुम्हें मजीद सबूत ला कर दे देता, मगर तुम तब भी ना मानती। तुम भी तो नहीं मानते। इसने शाने जरा से उचकाया, वापस मुड़ गई और इसका मूड ऑफ हो चुका था। जहान सर झटक कर इसके साथ चलने लगा। इसने इतना कुछ किया, मगर वो अब भी ये मानने को तैयार ना था कि इसकी बीवी अक्लमंद है। चलो, कभी किसी दिन वो इस पे ये जरूर साबित करेगी कि वो जहान से ज्यादा स्मार्ट है। कभी ना कभी इसे मौका जरूर मिलेगा। आज वो शाम में बाहर से मिलकर वापस आ गई थी। जहान को जरा सा बुखार था, सो वो इसके पास रुकना चाहती थी। जहान ने भी कोई एतराज नहीं किया था, अलबत्ता बहारे ने जरा सा मुंह बनाया था। तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो। मैं अपनी छोटी बिल्ली को कैसे भूल सकती हूँ? जाते वक्त इसके दोनों गाल चूमते हुए है ने कहा था, हम आशियाना वापस कब जाएंगे? क्यों तुम्हें और वह के साथ मजा नहीं आ रहा? इसने मिसेस अब्दुल्ला की नवासी का नाम लिया, जो अपनी माँ और नानी के हमरा सब यानूर के घर आजकल आई हुई थी। बहारे ने नाक सुखेड़ी। वो इतनी छोटी और बेवकूफ है, मुझे उसके साथ जरा भी मजा नहीं आता। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी हो जैसे। उसने उसके बहारे के सर पे चपत लगाई और फिर अपनी चीजें समेटने लगी। रात तक जान का बुखार कदरे उतर गया। इसने एक दो दफा कहा भी कि वो चली जाए, मगर वो होटल जाकर क्या करती? ख्वाह में ख्वाह फिक्र लगी रहती। सो वहीं काउच पे बैठी रही। ग्लास डोर के आगे से पर्दा हटा हुआ था। बाहर से आती चांदनी से दरवाजे के ऊपर लटकता विंड चाइम
चमक रहा था यूं जैसे कतरा कतरा चांदनी पिघल कर इसकी लड़ियों से टपक रही हो। जहान काफी देर से दवा के जेरे असर पुरसुकून सो रहा था, वो वहीं काउच के सिरे पे टिकी उसको देख रही थी। अबाया भी साथ ही रखा था, जामनी कमीज के ऊपर इसने शॉकिंग पिंक दुपट्टा ले रखा था। जहान का मोबाइल इसके सराहने साइड टेबल पे रखा था। उसको देखते हुए इसे बार बार इरम और वलीद का ख्याल आ रहा था। जहान ने कहा था कि इसने पुप्पो को हया के नंबर से कॉल करने के लिए इसका फोन उठाया था, मगर फिर कॉल मिलाकर बंद कर दिया। शायद इसने वैसे ही इसका फोन चेक किया और शायद इसे ऐसे कामों की आदत थी, और अगर वो इसका फोन चेक कर सकता था तो वो भी कर सकती थी। इसे मुतबादिल पासवर्ड भी मालूम था। जासूसी भी दिलचस्पी है उसमें भी, ये भी एक दिलचस्प काम है। अब फिर से जहान पे कुछ साबित भी तो करना था। इसने बिना किसी आहट के झुककर पैर जूतों से जुदा किए, फिर नंगे पांव उठी, बगैर चाप के दबे कदमों इसके सिरहाने आ खड़ी हुई। इसका फोन पानी की जगह गिलास के साथ ही रखा था। जहान सो रहा था, आंखें बंद, होले होले सांस लेता। हया ने हाथ फोन की तरफ बढ़ाया। अपने मोबाइल से बालिश पर दूर ही था कि एक झटके से इसने इसकी कलाई पकड़ ली। अम्मी, बौखला कर कराती हुई एकदम पीछे हटी। इसकी कलाई पकड़े जहान जरा सी कोहनी के बल उठा और नींद भरी आंखों से उसे देखा। क्या कर रही थी? मुझे ऐसे हैरान हुआ था। अंधेरे में भी हया के चेहरे पे उड़ती हवाइयां साफ नजर आ रही थी। तुम तो सो रहे थे। वो इतनी शौक थी कि पता नहीं क्या बोल गई। तुम क्या कर रही थी? पानी ले रही थी। इसका सांस जैसे अभी तक रुका हुआ था। जहां ने एक नजर पानी की जग पे डाली, फिर गर्दन मोड़ के काउच की मेज को देखा जहां पानी की छोटी बोतल रखी थी। वो गर्म हो गया था, ये ठंडा इसलिए ले रही थी। इसकी निगाहों का सफर देखते हुए इसने जल्दी से वजाहत दी। जहां ने खामोश नजर उस पर डाली, फिर इसकी कलाई छोड़ दी। इसने जल्दी से जरा लरसते हाथों से जग से पानी का गिलास में उंडेला और गिलास पकड़े वापस काउच पे आ बैठी। आर यू श्योर तुम्हें पानी ही चाहिए था? सर वापस टिक्के पे डाले। वो अब भी उसे ही दिख रहा था। हाँ ऑफ कोर्स, उसने जरा से शाने उचकाते हुए गिलास लबों से लगाया। दिल अभी तक धक धक कर रहा था। ये आदमी आखिर सोता कब था? वैसे अगर इधर जगदा पड़ा होता तो तुम क्या कहती? वो बहुत दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछने लगा। पता नहीं वो क्या समझ रहा था। इधर जगदा होता तो मैं इधर आती ही क्यों? वो पानी के छोटे छोटे घूंट भर रही थी। आधा गिलास था मगर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर कहाँ है आज रात? वही नानी के पास। उसको साथ लाने की जरूरत ही क्या थी? वो फिर से किसी नए झगड़े के मूड में था शायद। छोटी सी बच्ची क्या कह रही है तुम्हें? अपनी बहन की जासूस है वो। एक एक बात की रिपोर्ट देती होगी उधर। अगर मैं इसे ना लाती तो ज्यादा बुरा हो सकता था। सफीर ने उसे कहा था कि वो अपना पासपोर्ट जला दे ताकि तुम वापस आ जाओ। इसने खुद मुझे बताया है। गिलास में इस पे रखते हुए इसने अपने तई एक बड़ी खबर दी थी और तुमने यकीन कर लिया। क्या मतलब? अकेला हैरत से जरा से खुल गए। इस टांग जितनी लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। वेरी स्मार्ट है। इसने फिर से इन्हीं ताज्जुब भरी नजरों से हया को देखा। देखकर नफी मसरे लाए जैसे जंगले के साथ खड़े हुए किया था। जहान उसको सफीर ने, उसको वाकई सफीर ने ये कहा था, मगर जब वो अपना पासपोर्ट जला चुकी थी तब। और वो उससे क्योंकि ऐसी सूरत में मुझे वापस आना पड़ता। बाहर ने तुमसे झूठ नहीं बोला। उसने सिर्फ आधी बात बताई है। बच्चे ऐसे गोलमोल बातें कर देते हैं। तुम तो बड़ी थी, तुम ही अकल इस्तेमाल कर लेती। फिर वही अकल का ताना। मगर तुमने कहा था कि वो लालची है, और वो हाँ लालची है, इसलिए तो वो नहीं चाहता कि अब्दुल रहमान वापस जाए। पाशा बे जैसे लोग जब मुश्किल में फंसते हैं तो इनकी सारी फैमिली खुमियाजा भुगतती है। सब कुछ बेच कर ना महसूस अंदाज में एक एक को बारी बारी इस मुल्क से निकलना होता है। एक साथ सब नहीं जा सकते। बाहरी ने कहा था कि वो सबसे आखिर में जाएगी। आयशा के पास मानने के अलावा कोई चारा न था, मगर बाहरी ने अपना पासपोर्ट खुद ही चला दिया। नतीजा सफीर की परेशानी बढ़ गई है। हमारे वहां से निकलने के बाद सब इसका ही तो होगा। होटल में शेयर, घर में, और क्या क्या नहीं दिया हमने उसे। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम या पाशा बे का कोई भी फर्द वापस आए। मगर वो हमारे पीछे ड्रोन ब्लॉक तक आया था और मैं इस लड़की को इसकी जिम्मेदारी पे छोड़ कर गया था। इसे तुम्हारे पीछे आना चाहिए था। बाहर तुम्हें एक तरफ की बात बताइए, अगर तुम दूसरी तरफ की बात सुन लेती तो इतना मसला ना होता। काउच पे बैठी हया को लगा वो इस दुनिया की सबसे कमाकल और बेवकूफ लड़की है। इसे बाहर पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अपनी छोटी बिल्ली से वो खफा नहीं हो सकती थी, मगर इसे खुद सफीर से बात करनी चाहिए थी। मगर नहीं, मसला ये भी नहीं था। मसला ये था कि वो बाहर को कप्पादूकिया के बारे में बता चुकी थी, मगर ये बात वो इस वक्त जहान को नहीं कह सकती थी। एकदम उसे ढेर सारा रोना आया था। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत मुश्किल से ही क्या करो और जहन्नम में जाओ। तुम सबके अल्फाजों को लबों पे रोक कर वो उठ गई। तुम सो जाओ, मुझे काम है। वो तेज तेज कदमों से चलती बाहर आई। वही गुस्से या दुख में जगह देने छोड़ देने वाली आदत। बाहर कॉरिडोर में जरा आगे जाकर एक बेंच सा नस्ता। वो इस बेंच पे दोनों कोनियां घुटनों पे रखे हाथों में चेहरा छुपाए बैठ गई। बार बार दिल भर आ रहा था शर्मिंदगी की। वो जान गया था कि वो उसका फोन चेक करने आई है। बदतमीज, कभी सोता भी नहीं। इतनी जोर से हाथ पकड़ा इसने। चेहरे से हाथ लाकर कलाई को देखा। इतनी सिर भी नहीं पड़ी थी, मगर फिर भी से रोना आ रहा था।
दफतन दाएं जानिब आहट हुई। हया ने बेख्तियार उसे उठाकर देखा। वो कमरे से निकलकर उसकी तरफ आ रहा था तो ये तय था कि वो हर दफा इसके पीछे आएगा। तुम क्यों निकल आए? जाओ जाकर लेटो। अभी नर्स ने देखा तो 100 बातें सुनाएगी मुझे। वो परेशानी से बोली थी। जहान जवाब दिए बगैर इसके साथ बेंच पे आकर बैठ गया। तुम बाहर क्यों आई? इसकी तरफ चेहरा की वो धीमे लहजे में पूछा था। कॉरिडोर में रोशनी थी, सफेद रोशनी पर वो चांदनी सी नहीं थी। क्योंकि तुम्हें मैं अंदर बैठी बुरी लग रही थी। हाँ खैर लग तो रही थी, मगर इतनी भी नहीं कि बाहर आ जाओ। मैं बर्दाश्त कर ही लेता। वो संजीदगी से उसे देखते हुए कह रहा था। अगर इस वक्त इसके हाथ में कोई भारी चीज होती तो वो इसके पट्टी वाले से कभी लिहाज ना करती। तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। रुख सीधा किए सामने दीवार को देखने लगी। अब नया मसला क्या है तुम्हारा? मेरे मसले कभी खत्म नहीं हो सकते। मेरी जिंदगी भी एक पहेली है जिसको मैं कभी हल नहीं कर सकती। पता नहीं इस इतनी मायूसी और बेजारी किस बात पे थी, मगर थी जरूर। तुम्हारा मसला पता क्या है? वो इसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा। तुम एक बात समझ नहीं पा रही कि तुम किस चीज की कितनी सफाई क्यों ना कर लो, इस पे जाले फिर से बच जाएंगे। जो तुम बार बार स्ट्रगल करते करते थकने और मायूस होने लगती हो ना, ये इसी वजह से है और ये सबके साथ होता है। इस फेज में यूं बेजार होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि खुद को मनफी रद्द अमल से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। सबर इसी चीज का नाम है, खुद को मनफी रद्द अमल से रोकना और मुस्बत सोच को जमाए रखना। जब इसने जाले का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो वो तभी चौकी। कुछ याद आया था। डॉक्टर इब्राहिम ने भी ऐसी बातें कही थी मुझसे मकड़ी के जालों की। वो बोली तो इसकी आवाज से नाराजगी मफकूद थी, सिर्फ गहरी सोच पे ना थी। सर्द खामोश कॉरिडोर में एकदम हल्का सा अंधेरा छा गया और दूर कहीं से पिघली हुई चांदनी फर्श पे गिरने लगी। जरूर कही होगी। कुरान को समझकर पढ़ने वाले उसकी पहलियों पे इसी तरह गौर करते हैं। वो इस बात में सर हिलाकर कह रहा था। कितने अरसे बाद उसे लगा उसे मेजर अहमद फिर से मिल गया है। वही धीमा ठहरा हुआ लहजा, वही बातें। तो फिर मैं कुरान की पहलियां क्यों हल नहीं कर सकी? सर इब्राहिम का कहना है कि सूरह अहज़ाब की आयत में कुछ है जो मैं मिस कर गई हूँ। दूर कॉरिडोर के सिरे पे गिरी चांदनी इनके गिर्द में लिपटी जा रही थी। हर आदमी एक ही आयत को मुख्तलिफ तौर पे देखता है और उसे खुद से रिलेट करता है। वो इसे किसी और एंगल से देख रहे होंगे, मगर वो जो भी चीज होगी वो इस आयत का आखिरी राज कभी नहीं होगा। तो मैं हर दफा वो आयत या वो सूरा या सिर्फ वो एक अल्फाज कोई नया राज देगा और कोई भी राज आखिरी नहीं होगा। चांदनी का पानी साफ फर्श पे बहता अब इनसे जरा सा ही दूर था। क्या तुम मेरे लिए इस पहेली को हल कर सकते हो? हया, कुरान और नमाज, ये दो वो चीजें हैं जो इंसान को खुद ही करनी होती हैं। ये कभी कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। चांदी का वर्क इनके कदमों में आता उनको भी लपेटने लगा। चांदी के मुजस्मे लौट आए थे, लेकिन मैं तुम्हें कुरान की कुछ पहेलियां बता सकता हूँ जो बहुत से लोगों ने हल की हैं। जैसे चांदी के मुजस्मे ने दांत से निचला लब दबाया, फिर कुछ सोचा, कहने लगा। जैसे तुमने सूरह फलक तो पढ़ी होगी। ओ जहान, किसको सूरह फलक और सूरह नास ज़बानी याद नहीं होगी? ओके, फिर सूरह फलक की तीसरी आयत याद करो। वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब। इस आयत का तर्जुमा हमारे यहाँ अमूमन यूं किया जाता है कि मैं पनाह मांगती हूँ रात के शर से जब वो छा जाती है। ठीक चांदी की तह पूरे कॉरिडोर पे चढ़ चुकी थी। हर सू मध्यम सी जगमगाती, यानी कि गासिब के शर से पनाह मांगी गई है। यहाँ गासिब का मतलब होता है अंधेरा करने वाला, यानी कि रात। लेकिन उलमे भर को ठहरा गासिब का एक और मतलब भी होता है। वो मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गासिब के लिए इस्तेमाल किया था। क्या तुम वो मतलब जानती हो? नहीं। चांदी के मुजस्मे ने होले से नफी में सिर हिलाए। वो पलक झपके बिना पहले मुजस्मे को देख रही थी कि कहीं वो शहर टूट न जाए। मैं तुम्हें इसका दूसरा मतलब बताता बल्कि दिखाता हूँ, इधर आओ। वो उठा, वो इसके साथ ही खड़ी हो गई। वो इसके आगे चलता अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया। कमरे में नींव अंधेरा था, सिर्फ ग्लास डोर से चांदी नी अंदर झांक रही थी। जहां इस दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ और जब वो इसके पहलू में आ खड़ी हुई थी उसने बाहर ऊपर की जानिब इशारा किया। वो है गासिक। मैंने उसकी उंगली के ताक़ुब में देखा। वहां से आसमान पे चांद की टिकिया चमका रही थी। चांद? गासिक का दूसरा मतलब चांद होता है? उसने भी यकीनी से दोहराते हुए जहान को देखा। जहान ने जरा सा मुस्कुराकर सर को उस बात मिलाया। इसका चेहरा आधा अंधेरे और आधा सिल्वर रोशनी में था। चांद के शर से बना, मगर चांद में कौन सा शर होता है? इसे भी तक इसकी बात में समझ नहीं आई थी। हर चीज में खैर और शर दोनों होते हैं। चांद बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। तुमने कभी देखा है समंदर की लहरों का मद्दोजर? हया ने सर इस बात मिलाया। ये तो वो जानती थी कि चांद खींचता है इन लहरों को। चांद में बहुत कशिश होती है, मगर वो समंदर की बात है। इंसान का इससे क्या ताल्लुक? कहती वो हया ने फिर गर्दन फेर कर शीशे के पार आसमानों पे चमकते चांद को देखा। हया, चांद समंदर को नहीं, चांद पानी को खींचता है। चांद हर पानी को खींचता है। और उसने उंगली से हया की कनपट्टी को छुआ।
इधर तुम्हारे दिमाग में भी फ्लूइड्स होते हैं, पानी होता है, चांद उसको भी अपनी तरफ खींचता है। जिन लोगों का दिमाग गैर मुतवाजन हो जाता है वो पागल कहलाते हैं, और पागल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो लम्हे भर को रुका, वो किसी शहर के जरिए से सुन रही थी। चांद को हम लूना कहते हैं और पागल को ल्यूनेटिक कहते हैं। चांद और दिमागी अमराज का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ये इंसान के हवास पे असरअंदाज होता है, इसलिए जो लोग मर्ज इश्क में मुब्तला होते हैं, शायर वगैरह, वो चांद का जिक्र बहुत करते हैं। चांद बहुत खूबसूरत है, ये अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है, इसकी खैर हमें समेटनी चाहिए, मगर इसके शर से पनाह मांगनी चाहिए कि आप तो मानती हो कुरान की पहेलियां ज्यादा दिलचस्प होती हैं या नहीं। होले से इस बात में सर लाए, इस वक्त सारे जहां में ऐसा जादू या सर छाया था कि इसे लगा कि इसके कुछ कहने से वो टूट जाएगा। और हाँ, मैंने अपना फोन का मुतबादिल पासवर्ड हटा दिया था। इसने कहा और एकदम से शहर टूटा, चांदनी चटक गई और इसकी परतें कहीं हवा में तहलील हो गई। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी, फिर जरा से शान उठकर वापस काउच पे जा बैठी, जहां धीमी मुस्कुराहट से उसे देखता बेड की तरफ चला गया है। फिर गर्दन टेर के शीशे के पास देखते चांद को देखा। विंड चाइम की पगड़ियां अभी तक चांदनी में नहाई हुई थी। सुबह इसने बाहर एक की अच्छी खासी क्लास ली थी। तुमने मुझे ये तासुर दिया कि सफीर ने तुमसे ये सब कहा था, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने मुझे मिसगाइड किया, मेरा मतलब वही था। वो नाई मगर है इसके सामने कमरे में इधर से उधर टहलती, सुन ही नहीं रही थी। तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं बोलूंगी। वो बार बार इसको सॉरी करती मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर आया खफा खफासी सामने सोफे पे जा बैठी। जहान के सामने उठाई जाने वाली शर्मिंदगी का बदला किसी से तो लेना था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई, डरते डरते पूछा। हया ने अबरू उठाकर एक सख्त निगाह पे डाली। नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर मैंने ये सब आयशा को बता दिया तो? इस बात पे भारे ने अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाई और बहुत ही नासिहाना अंदाज में बोली, अच्छी लड़कियां शिकायत नहीं लगाया करती। हाँ, मगर अच्छी लड़कियां थप्पड़ बहुत अच्छी तरह लगा सकती हैं, और मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी दिन तुम मेरे हाथों बहुत पिटोगी। बाहरे लपक कर इसके पीछे से आई और इसकी गर्दन में बाजू डालकर चेहरा इसकी गाल से लगा लिया। बाहरे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है सुलेमान। अच्छा, मक्खन मत लगाओ, मुझे अभी जाना है, फिर मैं शाम में आऊंगी। बाहरे ने बाजू उठाकर पबकी से उसने कहा, मैं इस छोटी चुड़ैल के साथ रहूंगी सारा दिन। मैं अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। अपनी मसनूई नाराजगी को जारी रखते हुए वो उठ खड़ी हुई। और चलो, अब कुछ गिफ्ट लेने हैं, मैंने नानी और बाकी सबके लिए। मैं छोटी चुड़ैल के लिए कुछ नहीं लूंगी। बाहर ने नाक सुकेटते हुए एहतजाजन कहा, मगर हया ने रुक कर इसे घूरा तो वो सॉरी कहते हुए साथ चल पड़ी। कल जहान ने डिस्चार्ज हो रहा था, सो उनको वापस कपाडोशिया जाना था। लेकिन ये मिसेस अब्दुल्ला की फैमिली से इसकी आखिरी मुलाकात थी, और इन 5 माह में इनकी तरफ से दिखाए गए खुलूस और मेहमान नवाजी का बदला तो वो इन्हें नहीं उतार सकती थी। फिर भी सोचा कुछ तहाइफ खरीद ले। इनके दिए गए तहाइफ भी इसके पास थे, और तोहफा तो मोहब्बत का वो निशान है जिसकी वापसी जरूरी होती है। नानी मिसेस अब्दुल्ला और महर ने अपने तहाइफ लेते हुए इससे कहा कि अभी से इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मगर वो इसकी मोहब्बत में मसरूर भी थी, और वह के लिए इसने कैप्टन प्लैनेट कार्टून्स की कुछ डीवीडीज ली थी। इस मासूम बच्ची ने धीमी आवाज में शुक्रिया के साथ इन्हें वसूल किया। फिर इसने शर्मीली मुस्कान के साथ बारे गुल को अपना गिफ्ट दिखाने की कोशिश की, मगर लार की शहजादी नाक सुकेड़े बैठी रही, जैसे इसे और वह में कोई दिलचस्पी न हो। और तब हया को समझ आया कि बहारे ने ये मूडी अंदाज किससे कॉपी किया है। जहान, वो भी ऐसा ही था, और बहारे इसके अंदाज को अपनाने की कोशिश करती थी। दोपहर में वो जहान की तरफ चली आई। इसके प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलने ही लगी थी कि वो अंदर से किसी ने खोला। वो रुक गई। अंदर से एक तुर्क लड़की बाहर आ रही थी, साथ ही कमरे का मंजर नुमाया हुआ। वो लोग एक मामर मरीज को बेड पे लेटा रहे थे। हया का सांस जैसे किसी ने रोक दिया। इसने दोबारा से रूम नंबर देखा। सिस्टर, मेरा मरीज कहाँ है? एक शनासा नर्स दिखाई दी तो वो दौड़कर उसके पास गई। परेशानी, फिक्रमंदी और खौफ क्या था जो इस वक्त महसूस नहीं हुआ था? वो सुबह डिस्चार्ज हो गया था। वो हक तक नर्स को देखने लगी, मगर उसे तो कल जाना था। हाँ, मगर वो ठीक था, और 3 हफ्ते बाद तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ गया? इस बात पे नर्स ने शान उठकर और चेली आगे बढ़ गई। हया का दिमाग साए साए कर रहा था। वो थकी थकी कदमों से पलटी और वापस जाने लगी। अब क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आया था। अभी कॉरिडोर के बस में थी कि एकदम कुछ याद आया। वो भागकर उसी रूम की चौखट तक वापस आई। दरवाजा अभी तक नहीं हुआ था, ग्लास डोर सामने ही नजर आता, और उसके ऊपर कील पे वही पेंटिंग आवेजा थी। मेरा विंड चाइम था इधर। बाहर आती नर्स को इसने फिर से रोका। मैं नहीं जानती, वो अपनी सारी चीजें ले गया, और पता नहीं विंड चाइम ले गया है या इसे कहीं फेंक दिया था। जान सिकंदर का कुछ पता न था। ये तो तय था कि इसे दोबारा कपाडोशिया जाना था, और अनकरा देखने में तो वैसे भी इसे दिलचस्पी न थी, इसलिए वो अस्पताल से निकल आई। होटल में आने के बाद सबसे पहला काम इसने इरम को फोन करने का किया था। इरम, वो वीडियो वलीद को किसने दी थी?
तमीज के बाद जिसने जिससे पूछा था इरम एक सानी तो खामोश रही। जब सारे शहर में फैल सकती है तो हो सकता है इस वेबसाइट पे से इसने देख लियो। यू नो व्हाट इरम, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। हमारे दरमियान में एक ही वीडियो का इशू था और जाहिर है तुम इसी की बात। जहन्नुम में जाओ तुम इरम, वो संभल कर बात बनाना चाह रही थी मगर हाया ने ठग से फोन बंद कर दिया। इसे इसका जवाब मिल गया था। इरम ने एक लम्हे रिसीवर को देखा, परेशान उचकाते इसे वापस क्रेडिट पर डाल दिया और वहां रखा चाय का कप उठा लिया। कि ननाया को मालूम हो गया था कि वीडियो इसने वलीद को दी है, लेकिन अब इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके पास खोने को अब मजीद कुछ नहीं रहा था। इसने चाय का कप लबों से लगाया, गरम कड़वा सा सियाल माया इसके अंदर तक उतर गया। जहन्नुम में जाऊं मैं, नहीं आया ये तुम होगी जिसको अब इस तरह बहुत कुछ खोना होगा, जैसे मैंने बहुत कुछ खोया था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब अपनी दवाई का मजा तुम खुद चखो। वो दिल ही दिल में अपनी कजन से मुखातिब हुई। वो दोनों चचा साथ बह रही थी, फर्स्ट कजन, और वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी कजन होती हैं। जब माओ के ताल्लुकात खराब हुए तो उनके भी हो गए, मगर जब फिजा मवाफिक हुई तो दोनों फिर से एक हो गई। दोस्ती भी इनकी बहुत थी और बड़े बड़े फैमिली क्लैश के बाद वो फिर से एक हो जाया करती थी कजन से। एक प्यारा रिश्ता जो बड़ों की सियासत और मुनाफिकत की गिरद में बहुत मैला हो जाया करता है। पिछले 2-3 बरसों में इनकी माओ के ताल्लुकात खुशगवार थे, सो इनकी दोस्ती भी अपने उरूज पे रही। और ये इन्हीं दिनों की बात है जब दावर भाई की शादी बहुत करीब थी कि वो पहली दफा वलीद से मिली। उस रोज दावर भाई ने इसे यूनिवर्सिटी से पिक किया था, मगर दरमियान में एक काम आ पड़ा तो वो ऑफिस की तरफ आ गए थे। अब्बा इन दिनों वैसे भी ऑफिस नहीं जा रहे थे। दावर भाई बिल्डिंग में चले गया और वो बाहर गाड़ी में बैठी रही। तभी कोई इसके पास आकर रुका। वो स्मार्ट गुड लुकिंग सा नौजवान दावर भाई की कार को पहचान गया, इसलिए खैरियत पूछने रुक गया। जल्दी जल्दी सारी बात बताकर इरम ने शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अगर जो भाई ने देख लिया तो वो किसी लड़के से बात कर रही है तो इसकी खैर नहीं। वो नौजवान चला गया, मगर उसी दिन शाम में इसने इनके लैंडलाइन पे फोन कर दिया। इरम की तो जान निकल गई। पहले तो वो घबरा गई, मगर इसने बहुत शायस्ती किसी के बताया कि इसका नाम वलीद है, वो इनके बिजनेस पार्टनर का बेटा है और उससे कुछ बातचीत करना चाहता है। इसी वक्त अब्बा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो अगर फोन रखती तो वलीद दोबारा कर लेता और तब अब्बा उठा लेते। वो अंदर आने वाले ही थे, जल्दी में इसने यही कहा कि वो बाद में बात करेगी, और इतनी ही जल्दी में वलीद ने इसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। इरम ने बिना सोचे समझे नंबर बता दिया और फोन रख दिया। अब्बा जब तक अंदर आए वो कमरे में जा चुकी थी। दिल अभी तक धक धक कर रहा था, मगर वलीद ने फिर कभी लैंडलाइन पे फोन नहीं किया। वो अभी से मोबाइल पे फोन कर लिया करता था। इसने बताया कि इसके वालिद इसका रिश्ता इसके घर में करना चाहते हैं। वो नहीं जानता था कि सुलेमान साहब, जाहिद साहब या फुकान साहब में से किसकी बेटी का जिक्र करें, या अगर वो जानता था तब भी इसने जाहिर किया कि वो नहीं जानता, लेकिन इसका ख्याल है कि वो इरम थी। शुरू में वो कश्मकश का शिकार रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका सहन खुशगमानियां बनाने लगा। इसे वलीद से बात करते हुए किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं होता था। बाज गुना इस लंबी सड़क की मानद होती हैं जिन पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। इन पे चलना शुरू करो तो बस इंसान फिर चलता ही चला जाता है, और जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए वो रुक नहीं पाता। इरम के साथ भी यही हुआ था। वो हया कि हमरा शॉपिंग पे जाने का प्लान करती तो हया को वहीं किसी शॉप में छोड़कर किसी रेस्टोरेंट में आ जाती जहां वलीद को इसने बुलवा लिया होता था। ऐसे मौके के हफ्ते में एक बार आते थे, मगर आ जरूर जाते थे। वलीद 1-2 दफा ही ऑफिस आ गया था, फिर नहीं गया था। इसकी फुरकान साहब से कोई मुलाकात न थी। आजकल जरा फारिग था और बाकायदा काम शुरू करने में अभी वक्त था, सो वो इसके लिए ढेरों वक्त निकाल लिया करता था। पर दावा भाई की मेहंदी वाले दिन इसने अम्मा की जबानी सुना कि उमैर लगारी अपने बेटे वलीद लगारी का रिश्ता हया के लिए मांगने जा रहे हैं। वो इरम को लगा वो मट्टी का ढेर बन के ठह गई। इसके बाद जिंदगी अजीब सी हो गई। वो इसकी पहली मोहब्बत था और वो इसे किसी और का होते नहीं देख सकती थी। वो इसको हया से जितना बरगश्ता कर सकती थी इसने किया। इसके निकाह के बारे में बताया और बाज़ाहिर वलीद यही कहता था कि वो हया में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर इसके निकाह का इसके वालिद को इल्म हुआ तो ये रिश्ता वाला मामला आज खुद दब जाएगा। मगर इरम महसूस करती थी कि वो हया के बारे में बहुत सवाल करता था। वो क्या कर रही है, किधर जा रही है, इसकी पसंद नापसंद, इसकी कमजोरी, वो सब इतने ना महसूस अंदाज में पूछा करता था कि वो बता देती थी, मगर फिर भी बाद में उलझ जाती थी। वलीद से कहती रही कि वो इसके लिए रिश्ता भेजे और वो बस चंद दिन और कहकर डाल दिया करता, मगर इसका अंदाज बताता था कि वो इरम से ज्यादा इरम में दिलचस्पी नहीं रखता। वो इसी में खुश थी। सबसे बड़ी बात जो वलीद से शादी करने की थी वो ये कि इसे स्कार्फ से निजात मिल जाएगी। वो अपनी मर्जी का पहन ओढ़ सकेगी। इसे अब्बा का खौफ नहीं होगा। आजादी एक नेमत थी जो इस पे जबरी पर्दे के बायस इसके दस्तरस पे नहीं थी। फिर एक रात सब कुछ उलट गया। वो अपने कमरे में कुर्सी पे बैठी आधी रात के बाद भी वलीद से फोन पे बात कर रही थी। कमरा लॉक करना वो भूल गई थी। जब अब मामूल से काम करके इसका खौफ कम हो गया था। ये खौफ वापस तब आया जब इसने अब्बा को चौखट पे खड़े देखा। घबराकर खड़े होते हुए इरम ने फोन बंद किया, मगर वो देख चुकी थी इस वक्त किससे बात कर रही है। वो सख्त तेवरों के साथ इसकी तरफ आया और उसके हाथ से तकरीबन मोबाइल छीना। वो कपकपाते दिल के साथ अब्बा को कॉल लॉक खोलते हुए देख रही थी।
اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا. اس کی وہ تمام دوستیں جو چھپے دوست رکھتی تھی وہ اپنے دوست کے نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھی. سعد کا نام رکھ دیا سعدیہ اور فائز کا رکھ دیا فضا. حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھا پھر کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی. یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمبر ہے. وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا. یہ اس کا دوسرا نمبر ہے. وہ تھوک نکلتے ہوئے وہ مشکل کیا پائی. اسی وقت موبائل بجنے لگا. حیا سلیمان کالنگ. ولید اسے کال بیک کر رہا تھا. کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ارم نے ایک دم کال کیوں کاٹی. اسی لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں. ولید آگے سے کچھ نہ بولے مگر ابا نے کال اٹھائی اور کر بول نہیں. وہ ابا سے چند قدم دور کھڑی تھی مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو کہنا سنائی دیا تھا. کون بول رہا ہے؟ وہ درستی سے بولے. دوسری جانب چند لمحے خاموشی چل رہی پھر کال کاٹ دی گئی. ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کال ملائی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا. یہ کوئی لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ حیا کا نمبر ہے؟ وہ اس پہ ہو رہے تھے. سہمت آئی بھی آواز سن کر ادھر آئی تھی. ارم منا رہی تھی مگر ابا اس کی نہیں سن رہے تھے. اگر حیا کے ساتھ اس کا کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ اما نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی جس میں ابا لمحے بھر کو شبہ میں پڑے. ہو سکتا ہے حیا سمین کے گھر اور سمین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو. لا مجھے دیں فون میں پوچھتی ہوں حیا سے. مگر ابا نے اما کو فون نہیں دیا. انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال کی. سسو کے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے. پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا. ابا اسی طرح غصے سے بھرے کھڑے سے پوچھنے لگے اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی. اس نے صاف انکار کر دیا. فون رکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ ابا نے اس کے چہرے پہ مارا. تھپڑ سے زیادہ تکلیف دے وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہتے. وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر میں کھو چکی تھی اور یہ سب کچھ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا. کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی؟ کیا تھا اگر وہ اسے بچا لیتی؟ مگر نہیں. اس نے دوستی رشتے کسی کا بھی پاس نہ رکھا. اماں تھیں جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر ان کے چاہتے ہی وہ بھی پھٹ پڑی کہ اپنی اولاد کو سب اچھے سے جانتے ہیں. زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی. اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا. دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی. اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی بے اعتباری سنا سب تکلیف دیتا. اور پھر ولید سے دوری. اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی. پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی. ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا. اب اس کے پاس بس اس کا آفیشیل نمبر تھا جو ابا کے پاس بھی تھا. وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے. البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تھی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لی. وہ حیا کے موبائل سے ولید کو کال کرے گی تو حیا پھنسے گی. وہ نہیں مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ سہنا پڑا اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا. حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی. بہت دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا. جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری والے دنوں حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتا بھی نہ چلا اور وہ فون استعمال کر کے واپس اس جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی. پھر بھی اسے لگتا کہ ولید اس سے بور ہو گیا. شاید وجہ اس کی منگنی تھی زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً کروا دی تھی. ان کو کیا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی. اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو وہ اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ. پھر بھی وہ اس سے بات تک نہیں کر سکی تھی. پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ولید کو اس کی ویڈیو کے بارے میں بتا دیا. تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی سو ولید اسے دیکھ نہ پایا تھا. اسے پتا تھا کہ یہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی. حیا کا خیال تھا کہ وہ کسی کو نہیں پتا مگر اسے پتا تھا. اس نے حیا کو اپنی کھڑکی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا تھا اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے اسے رپورٹ درج کرانے کے لیے آنے کو کہا تھا. ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی. کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی. کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا. ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی مگر وہ کیسے دے سکتی تھی. مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونی کے کمرے میں نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی اور وہ وزد تھا کہ ارم وہ ویڈیو سے دے دیتا کہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی کی شادی اور ابا کی نظروں سے گرانے جانے کا بدلہ لے سکے. چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے. اس خیال پہ وہ ایک دم چوکی تھی. ہاں یہ ہو سکتا تھا. وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی. اس کو یہ کام آتے تھے. اپنی تصاویر یا ویڈیو ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی. ریسٹورینٹس اور دیگر جگہوں پر اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتاری تھی مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی تھی. وہ تصاویر اس کو کبھی بھیجی بھی نہیں تھی. وہ تصاویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاس ورڈ لاکڈ فولڈر میں محفوظ تھی.
अब भी इसने खुद को निकाल लिया। वीडियो सिर्फ हया की रह गई। इरम इसमें से गायब थी और वो वीडियो वलीद को ब्लैकमेल करने के बाद इसने हया के ड्राइव के फोन से उसे कॉल करके बता भी दिया। उस रात अब्बा को जख्मी हालत में हया और फर्रुख कर लाते। हया इस सारे किस्से का इल्जाम वलीद के सर रख रही थी, मगर उसे यकीन नहीं आता वलीद ऐसा कैसे। नहीं, हरगिज नहीं। बहुत मुश्किल से 2 रोज बाद इसे हया का फोन इस्तेमाल करने का मौका मिला और उसने वलीद की ठीक ठाक क्लास लेनी चाहिए, मगर वो कह रहा था इसने कुछ नहीं किया। इसकी गाड़ी तो करीब से गुजरी थी, जबकि फुरकान असगर को चोट गिरने के बाद आई थी। शायद वो चकरा के गिरे थे। हया खा मैं खवा इसे इस मामले में घसीट रही है। हमने यकीन कर लिया इसके पास यकीन करने के सिवा कोई चारा न। वो आज हया उसको फोन करके बताना चाह रही थी कि वो सब जान गई है। इसकी बला से अब खुद भुगते सब। इस वक्त हया ने इसका साथ नहीं दिया था, सो आज इरम भी इसके साथ खड़ी नहीं होगी, ये तय था। इसने चाय का आखिरी घूंट भरा। भूरा माया अभी तक कड़वा और गर्म था, अंदर तक जला देने वाला, और फिर जलने से ज्यादा सौकन का अजाब कौन सा हो सकता है। कप्पादोकिया का पुरस्कार हुस्न वैसा ही था, मगर एक दफा फिर इसमें उदासियां घुल चुकी थी। आशियाना के वकीलों ने इनका इस्तकबाल उसी गर्म जोशी और मोहब्बत से किया जो इनका खास था, मगर इसका दिल उदास था। वो इसे कुछ भी बताए बगैर चला गया था। बार बार वाह में सता रहे थे। इस तरह बेचैनी और फिक्रमंदी दुनिया बस इन 3 चीजों तक महदूद होकर रह गई थी। वो 2 दिन किस कद में गुजरे कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। रात में वो इसी सोफे पे जिसकी अकब में खड़ी खिड़की खुलती थी बैठकर उसी तरह रोने लगी, मगर कोई नहीं आया जो कहता कि वो फिर से इसके लिए आ गया। बाहर नीचे पनार के साथ खेल रही थी। वो सामने होती तो हया यूं न रोती, मगर अकेले में और बात थी। बाहर के आने के बाद वो इसी तरह उदास बैठ रही और जब बैठे बैठे थक गई तो वहीं सो गई। शायद कि कोई उसे उठाए, कोई इसके सामने में इस पे आ बैठे और होले से उसका शाना छूकर उसे आवाज दे, मगर ख्वाब हर दफा पूरे नहीं होते। सुबह इसकी आंख किसी शरासा आवाज से खुली और वो आवाज बहुत देर तक इसकी समात में गूंजती रही। यहाँ के वो एकदम चौंक कर उठ बैठी। ये आवाज इतनी मानूस मगर नहीं, ये तो। वो तेजी से उठकर सोफे पीछे आई और खिड़की के सामने से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर किसी हुक से इसका विंड चाइम भटक रहा था। दूर कप्पादोशिया के उफक पे तुलू होते सूरज की किरणों से इसकी क्रिस्टल की पंखड़ियां सुनहरी पड़ रही थी, जैसे सोने के पतंगे झूल रहे हो। स्टील कांच और लकड़ी के टकराने की आवाज, मानूस आवाज। इसकी आंखें भीग गई थी। बेअख्तियार इसने लबों पे हाथ रखकर जज्बात को काबू करना चाहा, मगर आंसू फिर से टूट टूट कर गिरने लगे। वो आ गया था, वो कप्पादोशिया वापस आ गया था और इस तरह से अपनी खैरियत बता रहा था। वो इसकी जबान समझने लगी थी। दफ्तन उसे महसूस हुआ कि विंड चाइम की एक लड़ी के साथ एक कागज सा बंधा है। इसने खिड़की का पट खोला और हाथ बढ़ाकर कागज पकड़ा। वो एक टूर गाइड की टूर का मालूमाती पर्चा था। इस पे जहान ने खुद से कुछ भी नहीं लिखा था, मगर वो समझ गई थी कि इसे क्या करना है। इसे कल सुबह इस टूर को लेना है, क्योंकि वहीं वो जहान से मिल सकेगी। हया ने फिर एक नजर इस पर्चे पर अपनी तस्वीर पर डाली है। वो बेख्तियार एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। डीजे और उसका सबसे बड़ा ख्वाब, सबसे बड़ी एक्साइटमेंट, हॉट एयर बलून। अगली सुबह भी सूरज नहीं निकला था और फजर कप्पादोकिया पे कतरा कतरा उतर रही थी। यानी खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर देखा। कप्पादोकिया के पहाड़ अभी तक जामनी और अंधेरे में डूबे थे। वो खुद भी अभी अभी नमाज पढ़ के हटी थी। पर्दा बराबर करके इसने वॉल क्लॉक को देखा। सुबह के 3:30। बाहर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी मुंदी मुंदी आंखों से खुद को आईने में देखती बाल ब्रश कर रही थी। हया अपनी अजरक की लंबी कमीज पे अबाया पहन चुकी थी, चेहरे की गिरना काप लपेट रही थी। हया क्या वो मुझे डांटेगा? ब्रश सिंगार में इस पे रखते हुए बाहर ने तशवीश से पूछा। नहीं मैं हूं ना। वो कुछ नहीं कहेगा। बाहर ने सर हिलाकर अपनी गुलाबी पर्स से बैंड निकाला, बाल पोनी की तरह समेटे और फिर बैंड लगाने से कबल मुड़कर हया को देखा। अगर मैं बाल न बांधूं तो क्या तुम आयशा को नहीं बताओगी? हो सकता है बता दूं। वैसे अगर तुमने बाल खोलने हैं तो खोल लो और ऊपर स्कार्फ ले लो। इस मशवरे पे बाहर ने पसंदीदगी से नाक सुकड़ी है और इससे तो पोनी बेहतर है। वाली नजरों से हया को देखते हुए पोनी बना ली। आबला वैन आ गई है, फातिह ने बाहर से आवाज लगाई। हालांकि वो इससे बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी वो इसे आबला कहता था। तुर्क में आबला आपा और भाई को आबी बोलते हैं। हम तैयार हैं। वो जल्दी जल्दी नकाब को पिन लगाती बाहर का हाथ था में बाहर आई। आशियाना के बाहर इनकी टूर की वैन लेने आई थी, जिसने इन्हें हॉट एयर बलून तक पहुंचाना था। सारे इंतजाम मौलूद बे ने करवा दिए थे, इसलिए इन्हें डिस्काउंट मिल गया था। हॉट एयर बलून फजर के वक्त उड़ा करते थे। 1.5-2 घंटे की फ्लाइट थी। यानी कप्पादोशिया के ऊपर उड़कर सारा खित्ता देखकर वो वापस उतर आई। वैन ने जब इन्हें बलून साइड पे उतारा तो इस वक्त फजर ताजा थी और वो एक हाईवे थी। इसके साइड पे खुला साफ इलाका था। सड़क पे उनकी कतार के साथ 20 वैन खड़ी थी। बहुत से सयाह इधर उधर आ जा रहे थे। वो भी बाहर एक हाथ में सड़क से उतरकर बाएं तरफ के खुले मैदान आ गई। वहां एक कतार में हॉट एयर बलून जमीन पे रखे थे, यूं कि इनकी
टोकरियां सीधी रखी थी, जबकि टोकरी से न थे गुब्बारा बच्चों के प्लास्टिक के नन्हे से बगैर हवा के गुब्बारे की मानंद एक तरफ ढलका हुआ जमीन पे सजदा रेस पड़ा था, बड़े बड़े गुब्बारे और बड़ी बड़ी टोकरियां। अब हमको क्या करना है? बाहर का सवालनामा शुरू हो चुका था। मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली दफा हॉट एयर बलून में बैठने लगी हूँ। ओह, मैं भी पहली दफा बैठूंगी। बाहर चकी है ने चौकर से देखा, बेख्तर से अपनी और डीजे की पहली फ्लाइट याद आई थी। फ्लाइट के उड़ने में वक्त कम रह गया था। वो दोनों गाइड के कहने के मुताबिक अपनी टोकरी में जा बैठी थी। ये 5 से 7 अफराद की टोकरी थी। अगर खुद अरेंज करती तो 20 अफराद की टोकरी में जगह लेती, मगर मौलूद बे की वजह से खुले खुले सफर करने की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। टोकरी के ऊपर एक आड़नुमा छत थी, जिसके ऊपर आग जलाने का इंतजाम था। जब आग जलती तो गर्म हवा गुब्बारे में भरती और इसे ऊपर उठा देती। फिर वक्त इनका नीला और जर्द गुब्बारा जमीन पे बेजान सा ढलका पड़ा था। वो देखो, तभी बाहर ने इसकी कोनी लाई है ने बेख्तियार उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रही थी। दूर सयाहों के दरमियान वो चला आ रहा था। सर की कैप, आंखों पे सियाह ग्लासेस, जरा सी बड़ी शेव, सफेद पूरी आस्तीन की टी शर्ट कोहनियों तक मोड़े, नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो सर झुकाए कदम उठा रहा था। बैग कंधे पे था और माथे पे पट्टी नजर नहीं आ रही थी। हफ्ता तो हो गया था इसके ऑपरेशन को, अब तक इसकी पट्टी खुल ही जानी चाहिए थी। वो इनके साथ आकर टुकड़ी में बैठा और आया को लगा खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन को इसकी सारी रनाई वापस मिल गई है। कैसे हो? वो जहान के तरह सामने सीध में देखती बहुत आहिस्ता से बोली। बाहर इनके मुकाबले सर झुकाए बैठी थी। बाकी के 2 सयाह अभी टोकरी में चढ़ रहे थे। ठीक हूँ, वो सामने देखते हुए जेरे लब बोला। आखिरी दफा सच कब बोला था? अभी 10 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि ठीक हूँ। हाँ ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो इसी तरह सामने देखता रहा। इसकी आंखें करीब इंसिशन का निशान ग्लासेस की साइड से साफ नजर आ रहा था। इस निशान के सिवा पहले से वो बेहतर लग रहा था। क्या हमें जाहिर करना होगा कि हम तुम्हें नहीं जानते? वो दोबारा चेहरा सीधा किए इसी तरह मध्यम सा बोली थी। जब तक बलून ऊपर नहीं चला जाता तब तक हाँ। पायलट अब बलून के उड़ने का ऐलान करा था। टोकरी की तरफ और छत से खुली थी, सिवाय इस छज्जे के जिसके ऊपर आग जलाई जाती। जैसे जैसे छोले बढ़ते गए, गर्म हवा इस फुस गुब्बारे तक पहुंचने लगी। जमीन पे ऊंधे मुंह गिरा गुब्बारा होले होले फड़फड़ाने लगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उस दिन तुम बगैर बताए अस्पताल से क्यों चले गए? नहीं, वो इतनी खतैयत से बोला कि वो बिल्कुल चुप हो गई। गर्म हवा अब ढल के वो गुब्बारे को उठाने की सही कर रही थी। जैसे जैसे हवा का जोर बढ़ता गया, गुब्बारा जरा फूल कर सीधा होने लगा। गर्म हवा टोकरी के अंदर बैठे सयाहों को नहीं छू रही थी। इनके लिए तो फजर की ताजा ठंडी हवा हर सू चल रही थी। इन गुजरे 2 दिनों में जब वो इसके साथ नहीं थी, इसे बहुत सी बातों का ख्याल आता है जो वो इससे अस्पताल में नहीं पूछ सकी थी। मालूम नहीं ये सवाल हमें तब क्यों याद आते हैं जब हमारे साथ वो शख्स नहीं होता कि जिससे सवाल करने हो। एक बात पूछूं? चंदा में गुजरे इसने फिर सिलसिला कलाम जोड़ा। बाहर अफसर झुकाए अपना गुलाबी पर्स में कुछ तलाश कर रही थी। गुब्बारा अब हवा से फूलकर एम के सरों के टोकरी के ऊपर बिल्कुल सीधे आसमान की जानिब रुख किए खड़ा था। ऐलान करने वाला अब इनको सफर की मजीद तफसीलात समझा रहा था, जिसमें से कोई दिलचस्पी न थी। तुमने रोहेल से पैसे क्यों मंगवाए थे? अब तक वही इसकी वजाहतें देती आई थी और अब जहान की बारी थी। कुछ अकाउंट्स का मसला था, निकलवा नहीं सकता था, सो रोहेल से ले लिए, फिर वापस भिजवा दी थी। और एक और बात बताऊं, क्या तुम्हें वाकई मेरा पर्दा करना बुरा लगता है? मैंने कब कहा बुरा लगता है? वो दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। गुब्बारा गर्म हवा से भर चुका था, इतना ज्यादा कि अब वो जोर लगाकर टुकड़ी को हवा में उठाने लगा था। जैसे ही टुकड़ी पर उठी, अंदर बैठे सयाहों में शोर समझ गया, जोश, खुशी, चहक। मगर बाहर गुलाबी तक अपने बैग में कोई ऐसी शय तलाश कर रही थी जो वो ढूंढना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो यूं ही एक बात पूछी थी, अगर मुझे पता होता कि इरम सुन रही है तो मैं ऐसा कभी ना करता। और तुमने मुझे बर्गर किंग में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें पातशाह बे के साथ देख लूं। हाँ, मगर मैं चाहता था कि तुम मेरा मसला समझो, ना कि मुझे बुरा समझो। मगर तुम किसी को जहन्नम में भेजते हुए कहा किसी की सुनती हो। वो सन ग्लासेस को उतारकर सामने गिरबान में अटकाते हुए बोला था। है ने खफी से सर झटका। बस एक बात पकड़ ली थी, इसने अब सारी जिंदगी दोहराता रहेगा। टुकड़ी अब हवा में 4-5 फीट ऊपर उठ चुकी थी। पायलट अपने प्रोग्राम के मुताबिक अभी कम ऊंचाई पे फिजा में बैलून गोया तैर रहा था। फिर काफी देर बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता बैलून उठाना था ऊपर की तरफ। बाहर गुल वो अफसर लहजे में पुकारता है, इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बाहर ने सर उठाया, फिर तूक निकला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने क्या किया है? वो मुंह सुड़ते बोली। तुम हया के साथ क्यों आई हो? मैं और हया क्या कपादोकिया देखने आए हैं? हमें तो पता भी नहीं था कि तुम इधर हो। क्या तुम हमारे लिए इधर आए हो? कहकर इसने ताइदी निगाहों से हया को देखा। हया ने इस बात में सिर हिलाया। सुबह ही इसने बारे को ये बयान रटवाया था। तुम
हमेशा मेरे लिए मसले खड़े करती हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बहन कितनी परेशान है। बदतमीजी से झड़कता वो जहान नहीं अब्दुल रहमान रख रहा था, फिर तुर्की में पहले दिनों का जहान। या फिर अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं टोकरी से नीचे कूद जाऊंगी। वो नाराजगी से एकदम बोली। हया का गोया सांस ही रुक गया। बाहर इसने से मना करना चाहा, मगर ये तो बहुत अच्छा होगा, शाबाश कूदो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो टेक लगा बैठा और कलाई पे बंदी घड़ी देखी। बाहर एक खफासी खड़ी हुई और टोकरी की मुंडे पे दोनों हाथ रखकर नीचे टका, फिर मुड़कर इन दोनों को देखा। जहान मत करो, इसका दिल कांप उठा था। वो उठने लगी मगर जहान ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम दरमियान में मत बोलो। हाँ तो बाहर है खानम, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी कूदो, मेरा वक्त जाया ना करो। इनकी तरफ दूसरे सैयाह कतअन मुतवज्जह न थे। वो अपनी तस्वीर में मशगूल थे। बाहर मुंडे पे हाथ रख के झुकी जमीन को देखा जो 6-7 फुट दूर थी और फिर एकदम चुप से आकर वापस बैठ गई। आयशे गुल कहती है खुदकुशी हराम है। मुंह फुलाए वो खफा खफा सी बोली। हया की अत की सांस बहाल हुई। ये छोटी बिल्ली बिना, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। जान ने सर झटका और गर्दन फेर कर टोकरी से बाहर देखने लगा। कपादोकिया की चांद से सरजमीन दिखाई दे रही थी। पहाड़, मैदान, अजीबोगरीब साख के नमूने जिनका बयान अल्फाज में नामुमकिन था। गुब्बारा अब दरख्तों की कतार के साथ फिजा में तैर रहा था। दरख्तों के सिरे और टुकड़ी की मुंडी बराबर सतह पे थे। वो खुबानी के दरख्त थे, फलों के बोझ से लदी शाखें और इनकी रसीली महक। क्या हम ये तोड़ सकते हैं? छोटी बिल्ली को अपनी सारी नाराजगी भूल गई थी। नहीं, हाय ने कतईयत से नफी में सर लाया। हाँ, जहान कहते हुए खड़ा हुआ और मुंडेर पे झुक के करीब से गुजरते दरख्त की एक टहनी को हाथ बढ़ाकर पकड़ा। ये मेहमान नवाजी के दरख्त है और इधर बैलून इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि तुम इनको तोड़ सको। हैरान सी हया को वजह देते हुए इसने खुबानी खींच कर तोड़ी, फिर शाख से अलग हुआ तो शाख फिजा में झूल कर रह गई। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हवा में तैरता रहा। दुनिया जैसे ट्रांसफॉर्म होकर हैरी पॉटर की किताबों में जा पहुंची थी। क्या तुम खाओगी? इसने पूछा, मगर इनकार सुनकर इसने फल बाहर को थमा दिया। इसने अपने पर्स से पहले रुमाल निकाला, इससे खुबानी को अच्छी तरह रगड़ कर साफ किया, फिर कहने लगी, आयशे गुल की बहन, तुम्हें किसने बताया है रोहेल का वलीमे का? इसी अचानक याद आया। बेरेन क्यू के ज़ेरे ज़मीन शहर में जान ने जिक्र किया था। जब तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी तो मैं वहीं था। मेरा ख्याल है कि मैं वापस आ चुका हूँ अपनी बीवी को लेकर। इसने अबरू सवालिया अंदाज में उठाया। हया ने इसे देखते हुए अस्पाक में सर हिलाया। इसकी आंख के करीब लगा निशान देखकर ही तकलीफ होती थी। हम रोहेल के वलीमे तक वापस पहुंच जाएंगे ना जान? हाँ श्योर, बस 2 दिन मजीद लगेंगे कपादोकिया में, फिर मुझे यहाँ से जाना है। गुब्बारा अपने बच्चों पे टोकरी को उठाया, वो ऊपर उठता जाया था। दूर सुबह की सफेदी आसमान पे पिघलने लगी थी। दरख्त नीचे रह गए थे। फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से अनकरा, वहाँ एक काम है, फिर वहां से एक छोटा सा गांव है तुर्की के बॉर्डर पे, उधर जाना है, फिर उधर से शाम। तो अनकरा से डायरेक्ट शाम चले जाओ। अनकरा और शाम का बॉर्डर नहीं मिलता है। बॉर्डर से क्यों जाओगे? एयरपोर्ट से चले जाओ। अपने तईस ने अच्छा खासा सा मशवरा दिया। जान ने गर्दन मोड़कर तासुफ भरी निगाह से उसे देखा। मदाम, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाना होता है और मैं उधर इलीगल हूँ। बॉर्डर क्रॉस करके आया था रात में, ऐसे ही वापस जाऊंगा। इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लाहौर दौड़ गई। तुम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके जाओगे? इसने दबी आवाज में दोहराया। वो दोनों अपनी जबान में बातें कर रहे थे। मुझे कानून की पासदारी पे कोई लेक्चर मत देना। मुझे इस तरह वापस जाना है शाम के लिए। तुर्कों का वीजा अतकार नहीं होता, मगर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर कब जाना है? अभी नहीं, कल बताऊंगा। दूर नीचे जमीन बहुत छोटी नजर आ रही थी। वो अब फेरी चिमनी के ऊपर से उड़ रहे थे। फेरी चिमनी या परी बिजलारी एक कुदरती साख थी जो लावा सूखने के बाद इस सरजमीन पे तश्कील पा गई थी। काफी फासले पे ऊंचे ऊंचे सतून खड़े थे जिनके सिरों पे टोपियां थी, बिल्कुल जैसे मशरूम होते हैं, बस इन खुम्बियों की डंडियां बहुत ऊंची थी। मतलब हम बॉर्डर तक साथ जाएंगे। हया, हम अनकरा तक साथ गए थे, ये बहुत है। तुम इधर आकर क्या करोगी? जैसे उकता गया। हमारी बात तुर्की तक हुई थी, डील होती है, बस हम बॉर्डर तक साथ हैं। वैसे तो तुम सिर्फ कपादोकिया देखने आई थी। नहीं, इसके अंदाज पे आया का दिल चाह के वो कहे कि नहीं, हरगिज नहीं, मगर अना हर दफा आड़े आ जाती थी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से मैं ज्यादा दिन कपादोकिया में रह भी नहीं पाऊंगी, इसलिए इसे मेरा एहसान गर्दाना। वो बेनियाजी से शाने उचकाकर बोली। हाँ, मैंने यकीन कर लिया। वैसे ये जगह देख कर बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? इस्लामाबाद। ऑफ कोर्स, वो मुस्कुराकर बोली। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बाहर यकीनन इन दोनों से बोर होकर पिनार को मिस करने लगी थी। इंसान का असल से अब तक का मसला, इसे अपनी तारीफ करने वाले हमेशा से ही अच्छे लगते हैं। मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर वो हया की तरफ बढ़ा।
इसे कुछ मत बताना, गलती से भी नहीं। फिक्र ना करो, मुझे राज रखने आते हैं। जहान ने एक नजर उसको देखते हुए ताईदी अंदाज में सर हिलाया। वो एक नजर बहुत अपनी अपनी सी थी, जैसे वो दोनों शरीके रास्ते अपने थे, राजों की अपनाई याद। इसे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें लगता है मैं बहुत अक्ल मकल हूँ? वो इसी खुशगवार मूड में कहने लगी, और तुम्हें ये भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं सकती? मगर यू नो व्हाट जहान, तुम ये बात मानना ही नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। रवानी में तुम्हारी बीवी कब इसके लबों से निकला, इसे पता ही नहीं चला। जहान इस सहारे में पहली दफा मुस्कुराया। मेरी बीवी जितनी भी स्मार्ट हो, मुझसे 2 कदम पीछे ही रहेगी। वैसे आपका पाँव कैसा है? मेरे पाँव को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो है, इसने शाने और चक्कर कहा। इसका पाँव इतना ही दर्द करता था जितना पहले दिन करा था, मगर वो जाहिर होने वाले पे ये नहीं बता सकती थी। जहान ने मुस्कुराकर सर झटकर उठकर बहारे के साथ खाली जगह पे जा बैठा। जहान, इसे मत डांटना, मैं इसे लेकर आई हूँ। और फिर हया, तुम्हें मालूम है कि तुम कब अच्छी लगती हो? वो जो बोले जाए थे एकदम रुक कर आंखें हैरत से फैलकर उसे देखने लगी। कब? जब तुम खामोश रहती हो। हया के होंठ पिच गए। वो चेहरा मोड़कर खामोश से टोकरी के बाहर देखने लगी। वो दोनों अब धीमी आवाज में अपनी जबान में बातें कर रहे थे। बैलून अब बिजलारी के एन ऊपर हवा में किसी कश्ती की तरह तैर रहा था। रात का खाना उन्होंने आशियाना के कालीनों वाले डाइनिंग रूम में खाया। जहां सुबह साइड से ही वापस हो गया था। इसे मुहम से उम्मीद थी कि वो खाने के वक्त कहीं से नमादार हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका दिल किसी पेंडुलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीद के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि इसने खुद को समझा दिया कि वो सारा दिन इनके साथ नहीं रह सकता, इसके अपने भी काम है। आशियाना में आज 2-3 मजीद फैमिलीज आई हुई थी, फिर भी मौलूद भी और मिसेस सुना इनका पहले दिन जितना ख्याल रख रहे थे। रात में वो सोई और सुबह फजर के लिए उठी, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। 2-3 घंटे बाद दस्तक से आँख खुली। आबला आबला फातिह पुकारा था। एक तो ये आबला का जबरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देगा। वो जब तक लसती हुई दरवाजे तक आई वो जा चुका था। वो दरवाजे की तरफ दरअसल पत्ता, इसने एक छोटा सा लिफाफा डाल दिया था। इसने झुककर लिफाफा उठाया, इसे खोला, इसके अंदर रखा सफेद मोटा कागज निकाला और ये लिखा है जो वो हमेशा पहचान सकती थी। आई होप लेडीज आर रिज्वाइनिंग एट 2 PM। स्तर पढ़कर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, वो 2 बजे मिल रहे हैं। किधर? जगह इसने नहीं लिखी थी, मगर वो समझ गई थी कि वो इनके पास आएगा, फिर वो इकट्ठे कहीं जाएंगे बाद में। जब इसने कमरे का दरवाजा खोला तो गुलाबों के बुके भी वहां पड़ा था, जो फातिह ने लिफाफे के साथ ही रखा होगा। वो उनको भी अंदर ले आई और सोफे के साथ मेज गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताजा दिल फरेब महक दुनिया की सबसे खूबसूरत महक होती है। बचपन में से गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक था। वो ना मीठी होती ना नमकीन, बस कोई अलग सा जायका था। अब वो ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी। बाहर उठ जाती और उसे देख लेती तो कितनी शर्मिंदगी होती। बाहर ने नाश्ते के बाद वो फूल देखे। ये कहाँ से आए? अब्दुल रहमान ने भिजवाए हैं। वो बिस्तर समेट रही थी। कितने प्यारे हैं हया, बाहर ने जरा रुक कर कहा। क्या तुमने कभी गुलाब की पत्तियां खाई हैं? वो जो बेड कवर तय करी थी पलट कर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मुझ जैसी डिसेंट लड़की ऐसा कर सकती है? सच बोलने का मूड नहीं था और झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल कर लिया। 1:30 बजे वो तैयार होकर सोफे में बैठी थी। इंतजार इस दुनिया की सबसे तकलीफ दे शय है, बार बार घड़ी को देखना, जाने कब आएगा वो। इसने फिर से इसका खत निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का ही लिखा था इसने। वो कागज वापस डालने लगी, फिर ठहर गई। तो वो आम से सतर थी, मगर कुछ था इस सतर में जो गलत था। बाहर इसके कंधे के ऊपर से झांक कर पढ़ने लगी। हाँ, ये इसी लिखा है, ये इसी की लिखा है। ये देखो, हर वर्ड का पहला हुर्फ बड़ा है। जो चीज इसे उलझा रही थी बाहर ने इसकी निशानदेही कर दी। वो जरा सी चौंकी। हाँ, मगर क्यों? जब इसने मुझे सैयारों के नाम सिखाए थे तो ऐसे ही लिखा था। दिखाऊं तुम्हें? वो झट से अपनी गुलाबी पर्स उठा लाई और अंदर से एक गुलाबी डायरी निकाली, फिर खोली और खोलकर एक सफाया के सामने किया। इस पे लिखा था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज्जास। ये क्या है? इसने अचंभे से वो इबारत पढ़ी। लफ्ज का हुर्फ पहला हुर्फ पड़ा था। देखो, हर बड़े हुर्फ से सैयारे का नाम बनता है। माई के एम से मरकरी, वेरी के वी से वेनस, ई से अर्थ, और इस तरह फिक्र याद करने से मुझे सैयारों की तरतीब याद हो गई। सुनाओ? नहीं, मुझे देखने दो। इसने जल्दी से एक कलम उठाया और जान के इस फिक्र के हर बड़े हुर्फ को नीचे उतारा। इससे भी कोई दूसरा फिक्रा बनने का शायद अल्फाज इसके लबों में रह गए। वो 6 हुर्फ एक साथ लिखे हुए थे इसके सामने। IHLARA, अहलारा। इसने भी यकीनी से डराकर बारे को देखा। अहलारा? बारे गुल चीखी। अल्लाह अल्लाह। करीबन भागते हुए इसने अपना पर्स और अबाया उठाया, फिर घड़ी देखी। 2 बजने में ज्यादा वक्त नहीं था। वादी अहलारा का नाम अहलारा गांव के नाम पे था, जो इस वादी के करीब वाक़ था। ये वादी यूं थी कि वो दियो हैकल चट्टाने चंद किलोमीटर के फासले पे आमने सामने खड़ी थी। इनके दरमियान से दरिया बहता था और जंगल ही था। अतराफ में पहाड़ थे। दरमियान की वादी अहलारा वादी थी। सयाह अक्सर कप्पदोकिया में इश्क वादी
लेवेली गुल शहर, रोज वैली और एलारा वैली वगैरह में ट्रैकिंग के लिए आया करते थे। एलारा का ट्रैकी तक एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाता था। असल ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा था, मगर दो शॉर्टकट भी बने थे, एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा था। ये इसका अंदाजा था कि ऑपरेशन के बायस वो बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकता होगा, इसलिए वो इन्हें सबसे छोटे ट्रैक के बहाने पे मिल जाएगा। मौलूद बेने ने वहीं ड्रॉप कर दिया। वो कब के 2 बज चुके थे और उनको काफी देर हो चुकी थी। वो इनसे पहले का पहुंच चुका था। सयाहों की चहल भी दूर से है ने उससे देख लिया था। एक बड़े पत्थर पे बैठा, सर पे पी कैप, कंधे पे बैग और ग्लासेस, सामने ग्रे शर्ट पे अटके हुए थे। वो इन्हीं को धूप के बाईस आके सुकड़ के देख रहा था। वो दरमियानी रफ्तार से चलती बाहर का हाथ था, मैं उसकी तरफ बढ़ी थी। वो भागकर इसके पास नहीं जाना चाहती थी। जान पे गुस्सा था। क्या था अगर वो इंसानों की जबान में बता देता कि एहलारा वैली आ जाओ, अगर जो वो ये कोड ना जान सकती और वो जो ना मिल सकती तब, लेकिन तब भी वो इस पे मलबा डाल देता। आखिर वो उस जैसी स्मार्ट थोड़ी थी। वो दोनों उसके करीब आई तो वो उठ खड़ा हुआ। मेरी लुगात में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है, और अब टाइम देखो। वो संजीदगी से सरजनिश करा था। काश इसकी लुगात किताबी शक्ल में होती तो वो इसे उठाकर उफ, अच्छा फिर वो वापस चली जाती हूँ मैं। खैर अब तो मैंने इतना वक्त जाया कर लिया, अब चलते हैं। हाथ से दरख्तों की जानिब इशारा करते हुए खुद भी चल पड़ा। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। बाद ने एहतजाज इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। सॉरी, तुम कैसी हो? बजाय झड़कने के वो मजाक करने लगा। बाहर है बहुत अच्छी कहकर इसे आशियाना के बारे में बताने लगी, जहां दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पिनार रहती थी। अच्छा हाँ। हया इसकी बात सुनते सुनते उसने एकदम हया को पुकारा। वो सवाली निगाहों से उसे देखने लगी। तुम्हें आइडिया नहीं हुआ कि हमने ट्रैक पे जाना है? मैंने तो सुबह ही बता दिया था। मेरी समझ में अब आया। यू इडियट। हाँ तो, और तुम इन जूतों के साथ आई हो? जरा खफगी से कहते हुए इसने हया के जूतों को देखा। हया ने इसकी निगाहों के ताकुब में नजर झुकाई और एक कर रहा इसके लबों से निकलती निकलती रह गई। अल्लाह अल्लाह, वो जल्दी में वही सुर्खील पहन आई थी। हाँ, मैं इन जूतों को 2 घंटे पहनकर पैदल चल सकती हूँ। और डीजे ने तो कहा था कि कोई भी चीज इंसान को हरा नहीं सकती जब तक वो हार ना मान ले। श्योर, तुम्हारा पाँव ठीक है, मेरा पाँव। चलो अब, वो उकताकर बोली। वो उकताकर कहती आगे बढ़ गई। बाहर ने सिलसिला कला वहीं से जोड़ दिया। वो घने दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया साथ साथ चल रहा था। दोनों तरफ खुशकी ऊंची चट्टानें जिनमें गार की सूरत चर्च बने थे। थोड़ी दूर जाकर इसका पाँव जवाब देने लगा। वो मौज जिसको वो कब से नजरअंदाज करने लगी थी शायद मौज से बढ़कर थी। अब वो ज्यादा दूर नहीं गए थे जब जहान ने कहा जरा रुक जाते हैं। बाएं जानिब चट्टान पे सीढ़ियां बनी थी जो ऊपर एक गारनुमा चर्च में जाती थी। वो इन सीढ़ियों पे चढ़ते ऊपर आ गए। बाहर को इसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीर बनाने भेज दिया और वो खुद सीढ़ियों के दहाने पे ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो नीचे गहरी वादी दरिया और चट्टानें दिख रही थी। इसके दोस्ताना अंदाज पे पलट कर उसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही, हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बॉर्डर तक भी ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ इसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तयशुदा कागज निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ और तुम्हारा प्रोग्राम। इसने इसे नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते देखकर बात अधूरी छोड़। देखो ये कपदू किया है जहां हमें इस नक्शे पे एक जगह उंगली रखी है। इस बात से लाया इस पुल वादी एहलारा पे हर सू छाया सी तन गई थी। ठंडा मीठा सा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। ये वहां तुर्की और शाम का बॉर्डर। इसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा है किलीस नाम का। हमें किलीस जाना है। वहां से बॉर्डर क्रॉस करके मैं इधर शाम के शहर एलिबो चला जाऊंगा। किलीस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहां से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। अल्लाह, वो इतनी खतरनाक बातें कितने आराम से कर लेता है। क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? वो मुतजब सी थी। दिल को अजीब से वाहिम स्थान लगे। हया तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पे पहरा लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्सेस वाले? नहीं ना। तो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख है। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे एलओएल समेत क्रॉस कर लेते हैं। वो बेनियाज से अंदाज में नक्शा लपेटते बता रहा था। हया ने अचंभे से उसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वो क्यों नहीं इनको लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ इनको पकड़ती हैं जो खुद चाहें। अगर हम न पकड़े जाना चाहें तो फोर्सेस हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जान, मैंने तो सुना है कि इस बॉर्डर पे बारूदी सुरंगें होती हैं जो पाँव पड़ने पे फट सकती हैं। वो जितनी परेशान थी इतना ही वो पुरसुकून था। ओह, मुझे पता है कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना।
वो कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे, फिर इसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। मैं जरा नमाज पढ़ लूं। वो उठ खड़ी हुई। जान ने इसके जूतों को देखा। जब तुम वजू करने के लिए जूते उतारोगी तो मैं इन्हें दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो मैं इन्हें उतारूंगी ही नहीं, मेरा दीन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वजू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके इन्हीं में नमाज पढ़ी। जब वो वापस आई तो जहान और बाहर एक चर्च के दाखिली दरवाजे के बाहर सामने सामने खड़े थे। तुम्हारी आदत नहीं गई छुपकर बातें सुनने की, तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से उसे कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बाहर इन्हें मिलना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? तभी जान ने हया को देखा और सर झटक कर उस तक आया। क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताज्जुब से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसने कुछ खास सुना होगा। बहरहाल मैं इसे खबरदार कर रहा था। तुम परेशान मत होकर, इसने कुछ सुना भी होगा तो मैं समझ में कहाँ आया होगा। जहान ने खामोश नजरों से उसे देखा और नफी में सर हिलाया। वो अपनी बहन की जासूस है, एक बात उधर बताएगी। इस पे नजर रखना, ये किसी को फोन ना करे। इसका फोन तो आशियाने में पड़ा था, चार्ज पे लगा था। तो फिक्र ना करो, वो वापस जाकर फोन मैं ले लूंगी। जहान कुछ कहे बिना सीढ़ियां उतरने लगा। हया ने पीछे मुड़कर बाहर को देखा, फिर आने का इशारा किया। वो खामोशी से सर झुकाए अपना गुलाबी पर्स मुफ्ती से पकड़े उनके पीछे चलने लगी। इसका फोन इसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में रखा था।